लगभग सारे पुराण मुख्य और महाभारत रामायण ये सब मैंने अपने बचपन में पढ़ लिए थे और कई दफ़ा पढ़ लिए एक तरह से, क्योंकि रोज़ उनको सुनाना पड़ता था, केवल पढ़ना ही नहीं होता था। ये हिंसा कई प्रकार से प्रतिबिंबित होती है, सामाजिक संरचनाओं में, आर्थिक संरचनाओं में, राज्य व्यवस्थाओं में। कविता में जो चीज़ें आती हैं वो उस तरह नहीं आती जैसे सीधे किसी निबंध में आ जाती है या सीधे किसी वैचारिक लेख में आ जाती है या सीधे किसी, बल्कि उपन्यास कहानी में भी आ जाती है। कविता का एक ढंग अलग है। जैसे गुप्त काल के बारे में हम पढ़ते हैं कि महिलाएं अपने आभूषणों सहित रात को भी कहीं जा सकती थी अकेली, ठीक वैसा ही बीकानेर की महिलाएं कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तेरा के शास्त्र से कोई लेन देन नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ही जब तक पढ़ेगा। और न केवल पढ़ाया बल्कि मेरे को बचपन में कोई आर्थिक कष्ट नहीं हुआ। अच्छा, जीवन का अंत क्या होता है? उस अंत में वो सारे अनुभव का निष्कर्ष पेश करते हैं आगे। ये मैंने उनसे भी सवाल किया था एक इंटरव्यू में और उन्होंने चौंके थे उस बात पर। देखिए, पिकासो ने कहा है कि आई डोंट पेंट थिंग्स एज ए सी देम, आई पेंट एज ए थिंक देम। कबीर के यहाँ एक समस्या ये है कि वो जिस अनुभूति में जाते हैं उसकी शब्दावली कहाँ से लाते हैं। एक वर्ग था जो गांधी को थोड़ा इरेशनल मानता था, सम्मान करता था, इरेशनल मानता था, लेकिन धीमे धीमे समझ में आया आगे कि गांधी इरेशनल नहीं है। अगर मैं मान लीजिए लिखता हूँ कि लौट रहा बछवारा, तो आप इसे चाहें तो अतीत में लोकेट कर दें, चाहे तो वर्तमान में लोकेट कर दें। जब मैं है या था कह दूंगा तो एक जगह लोकेट हो जाएगा। और जो महाराजा करणी सिंह बिल्कुल हमारे आगे से वो कार आ गई तो उनकी समझ में आ गया कि आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा कि ये कुछ शैतानी करने में उतरे हुए लड़के ही थे, 18-19 साल की उम्र थी। संगत की टीम इस समय ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर सिथौली कैंपस में है। नमस्कार, संगत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। ग्वालियर में हम बातचीत करने आए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो ITM यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। लंबे समय तक उन्होंने इतिहास विषय पढ़ाया है। पढ़ाई उच्च शिक्षा जो है उनकी हुई है अंग्रेज़ी और इतिहास विषय में। प्रोफेसर एमेरिटस हैं तो यहाँ की फैकल्टी से लेकर छात्रों को अपना अनुभव दे रहे हैं, साझा कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं अपने अनुभव से। अज्ञेय ने जब हिंदी साहित्य में सप्तक का संपादन किया तो उन्हें जगह मिली चौथे सप्तक में। कविताएं लिखी, नाटक लिखे, निबंध लिखे, आलोचना लिखी और पढ़ा तो वो रहे ही हैं। इतने सारे क्षेत्रों में लगातार उनका दखल रहा। 2019 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला। उनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय दुनिया के बहुत सारे देश युद्ध में लिथड़े हुए हैं। मैं लिथड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। युद्धरत हैं, एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। आपके जहन में भी बहुत सारे देशों के नाम इस समय आ चुके होंगे। ऐसे में कुछ समय पहले उन्होंने संपादन किया अहिंसा विश्वकोश का, नंद किशोर आचार्य। आज उन्हीं के साथ संगत, उनके अनुभवों से आपको कराएंगे रूबरू और बातचीत करेंगे एक लंबी साहित्य परंपरा का। बहुत बहुत स्वागत है नंद किशोर जी। जो मैंने अभी अभी कहा कि ऐसे में आपसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश युद्धरत हैं। अहिंसा विश्वकोश इस समय ज़रूरी भी हो जाता है। जब आपने इस अहिंसा विश्वकोश का संपादन किया था, अहिंसा को लेकर अवधारणा आपके मन में क्या चल रही थी? यानी अहिंसा क्या? क्योंकि बौद्ध और जैन के हिसाब से अलग है, वेद में अलग है और गांधी के हिसाब से अलग है। मूलतः अहिंसा को समझने के लिए हमें पहले हिंसा को समझना पड़ता है। क्योंकि हिंसा आप किसे कहेंगे? हिंसा का ना होना ही तो अहिंसा हुआ ना एक तरह से, यद्यपि उसका एक सकारात्मक या रचनात्मक पहलू भी अहिंसा का होता है। हिंसा कई प्रकार की होती है। हम सामान्यतः से, अभी आपने युद्धों का जिक्र किया, वो तो बड़ी स्पष्ट प्रत्यक्ष हिंसा है। लेकिन अप्रत्यक्ष हिंसा के कई रूप होते हैं।
जो आपकी सामाजिक संरचनाओं में, आपकी विचार प्रणाली में, आपके जीवन के पारिवारिक पहलुओं में, सभी जगह पर हमें वो दिखाई देती है। एक विचारक हैं गाल्तुंग, अगर मैं उनको उद्धृत करूं तो उनका एक वो हिंसा की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि वह कोई भी निवारणीय वस्तु जो मानवीय आत्मसिद्धि में बाधक हो, मानवीय आत्मसिद्धि में बाधक हो, वो हिंसा है। यानी जिसका निवारण हो नहीं सकता वो तो अलग बात, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप मान लीजिए कि आप खाना खाएंगे तो कुछ हिंसा हो जाएगी जैनों के हिसाब से, तो उसका वो निवारणीय नहीं हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो निवारणीय है और फिर भी आपके जीवन में है और आपकी आत्मसिद्धि, मनुष्य के रूप में आपकी आत्मसिद्धि में बाधा पैदा करती है, वो हिंसा है। तो इसलिए ये हिंसा कई प्रकार से प्रतिबिंबित होती है, सामाजिक संरचनाओं में, आर्थिक संरचनाओं में, राज्य व्यवस्थाओं में। केवल युद्ध नहीं, राज्य की अपनी जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें भी। ठीक बात है। इसके साथ ही आपके विचार प्रणाली में, जिसे आप कभी धर्म कहते हैं, कभी संप्रदाय कहते हैं, कभी जीवन मूल्य कहते हैं, उनमें भी कई दफ़ा हिंसा का औचित्य प्रतिपादित होता है। तो वो है तो हिंसा ही। तो इसलिए इन सभी जो आयाम हैं, इनमें आप किस तरीके से हिंसा को कम कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, जितना ज़्यादा संभव हो उतना कम कर सकते हैं, वही अहिंसा के रास्ते पे जाना है। ठीक। मैं आप ही का लिखा हुआ पूर्ववाक जो था वो पढ़ रहा था, तो उसमें जब आप उदाहरण बहुत सारे दे रहे थे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, जैसे योग भाष्य में लिखा कि सभी प्रकार के द्वेषों से मुक्त हो जाना अहिंसा है। ये संभव है क्या? सवाल इसका नहीं है कि संभव है कि नहीं, सवाल ये कि सही है कि नहीं। पहला सवाल तो ये उठता है। ठीक। अगर सही है तो संभव है, अगर सही नहीं है तो संभव नहीं है। हमें सामान्यतः हम ये कहते हैं संभव से हम सही को देखने की कोशिश करते हैं। मैं सही से संभव को समझने की कोशिश करता हूँ। अगर सही है तो फिर वही करना चाहिए, और जब मनुष्य को वही करना चाहिए तो फिर उसके लिए संभव। लेकिन आचार्य जी, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सही तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है ना। आपके लिए जो चीज़ सही है हो सकता है मेरे लिए सही ना हो। लेकिन मैं वही व्यवहार आपके साथ करूं जो आप मेरे साथ करें, तो सही है कि गलत है? आप मेरे साथ युद्ध करें, मैं भी आपके साथ युद्ध करूं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे पर आक्रमण करें। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके हाथों मारा जाऊं, लेकिन आपको मारना चाहता हूं, आपकी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता हूं, आपके साधनों पे कब्जा करना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप मेरे साधनों पे कब्जा करें। तो इसलिए वो वही चीज़ नहीं है। इसका मतलब कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही सबके लिए सही होता है। अगर वो सही है तो सबके लिए सही है। जो मेरे लिए सही वो आपके लिए भी एक मनुष्य के रूप में सही है। लेकिन हम ये मानते हैं कि नहीं, वो मेरे लिए तो सही इसलिए कि वो मेरे हित में है, स्वार्थ में कहना चाहिए, तो भी शब्द गलत हो जाएगा इस्तेमाल करना यहाँ। वो मेरे स्वार्थ में है, और आपके स्वार्थ में वो है या नहीं, इसकी चिंता मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसलिए महाभारत ने इसकी बड़ी अच्छी आचरण के लिए कहा है, नैतिकता के आचरण के लिए, कि आत्मानाम प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो मेरे अनुकूल नहीं है वो दूसरे के भी अनुकूल नहीं है। तो आप जब कहते हैं कि सही सब्जेक्टिव है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सब्जेक्टिव होता तो अगर वो मूल्य के रूप में मुझे स्वीकार है, मेरे लिए मान लीजिए मैं नहीं, मैं इस मूल्य को स्वीकार, सब्जेक्ट का अर्थ यही है कि मैं ऐसे मूल्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। अगर ये मूल्य है तो फिर सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। इस लिहाज से अगर देखें तो आपने उसमें वेदों का भी जिक्र किया, जिसमें आप अथर्ववेद और ऋग्वेद का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वहाँ पर भी अहिंसा जो है वो उसका मूल तत्व में विराजमान है। लेकिन उसी वैदिक काल में पशु बलि दी जा रही थी, और वो भी एक तरीके की हिंसा है। बिल्कुल है, ये किसने कहा वो हिंसा नहीं है? फिर वो मूल उसका अहिंसा तो हमें ये मानना चाहिए कि जो आदर्श उनका था, उस आदर्श में उन्होंने
कुछ कोताही बरती व्यवहार में, जो सभी धर्म बरतते हैं, यानी संप्रदाय कहना चाहिए, जो सभी संप्रदाय बरतते हैं। जब वो व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो ठीक वैसा ही नहीं कर पाते या नहीं करते। वहाँ पर जैसे देखिए, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी एक विशेष तरीके से उपासना करें और दूसरे तरीके से न करें। लेकिन जब आप सांप्रदायिक हो जाते हैं तो आप दूसरे तरह की उपासना स्वीकार नहीं करते, तो वो एक तरह से आप अपने ही मूल्य को खंडित कर रहे होते हैं। और इतिहास में देखिए, मनुष्य जो है वो एक विकसनशील चेतना है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ कि मनुष्य मूलतः एक विकसनशील चेतना है, विकसित नहीं। जब वो विकसनशील चेतना है तो इसका तात्पर्य कि चेतना के अलग अलग आयाम विकसित होते रहते हैं, उसके अलग अलग स्तर विकसित होते रहते हैं। इसलिए हम किसी समय ऐसा नहीं हुआ इसलिए अब नहीं होगा, या उस समय ये था इसलिए, लेकिन आदर्श क्या था? हम जब परंपरा को समझते हैं तो आदर्श के आधार पर समझते हैं, ना कि व्यवहारिकता में क्या क्या गलतियाँ हो गई इसके आधार पर। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि जो चीज़ सही है वो संभव है, आप उसे ऐसे देख रहे हैं। चूँकि अहिंसा विश्वकोश की ही बात मैं एक सवाल से और करके इसको विराम देके आगे बढ़ूँगा। गांधी पर आपका काफ़ी काम रहा है, और अगर जो सही है और वही संभव है, बहुतों के लिए गांधी विचार सही नहीं है, तो क्या उनका मूल्य, गांधी का जो मूल्य है, क्या वो संभव नहीं है? तब देखना ये पड़ेगा कि गांधी का जो मूल्य है वह उनका भी मूल्य है कि नहीं। क्या कोई व्यक्ति ये चाहता है कि दुनिया में शांति न रहे? युद्ध तो मूल्य नहीं हो सकता, एक तरीका हो सकता है किसी के लिए, अपने आप में मूल्य नहीं हो सकता है। तो क्या कोई चाहता है कि दुनिया में शांति न रहे? क्या कोई चाहता है कि दुनिया में सभी लोगों को समान अधिकार न मिले? क्या कोई चाहता है कि दुनिया में शोषण समाप्त न हो? सभी चाहते हो। गांधी और क्या चाहते हैं? जैसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं आजकल, जिसको लेकर के सारी दुनिया चिंतित रहती है, और कम से कम हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में चाहे बहुत से देश अभी भी उसका उल्लंघन कर रहे होंगे, बहुत से समाज उल्लंघन कर रहे होंगे, लेकिन दुनिया के सभी देशों ने उसे स्वीकार किया है। और जब ये पारित हुआ था यूएन की असेंबली के अंदर, उस समय कुछ देशों ने विरोध नहीं किया था, एब्सटेन किया था। केवल कुछ देशों ने उसमें वोट नहीं दिया, मतदान नहीं किया उस पर। एब्सटेन करने का मतलब विरोध करना नहीं होता, उनको कुछ बातों से आपत्ति हो सकती है, इसलिए वो अलग रहे। तो इसका मतलब है कि जो विश्व चेतना है वो ह्यूमन राइट्स को स्वीकार करती है। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स में और अहिंसा में क्या फ़र्क है। गांधी जो जिस अहिंसा की बात करते हैं, गांधी जिस आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं उसमें, और मानवाधिकार जिस तरह की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिस तरह की समाज व्यवस्था की बात करते हैं, जिस तरह की शोषण विहीन समाज की बात करते हैं, सभी मनुष्यों को समान अधिकार देने की बात करते हैं, मनुष्य मात्र को, उसमें फ़र्क क्या है? तब तो जिन जिन देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या जिस समाज में हो रहा है, तो यानी वो एक तरह की हिंसा ही है। वही मैंने आपसे कहा, इसलिए हिंसा के कई रूप हैं। शुरू में मैंने आपसे इसीलिए कहा कि हिंसा को केवल आप युद्ध तक सीमित मत करिए, वो तो प्रत्यक्ष हिंसा है ही है, पर उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हिंसा जो आपकी संरचनात्मक स्तरों पर है और उसके साथ ही आपकी विचार प्रणाली में भी है। जैसे कुछ लोग मान लें कि नहीं युद्ध उचित है, अपने लिए नहीं, मुझे कोई मारे इसलिए नहीं, दूसरों को मारूं मैं उचित है। तो ये कौन सा मूल्य हुआ? और इसीलिए आप देखेंगे कि जब युद्ध होते हैं किसी ज़माने में, हम ये मानते, और इसको मैं एक इतिहास के विकास का एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ। किसी ज़माने में हम मानते थे कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वो वसुंधरा उसके अधिकार में रहेगी। आज हम ये नहीं मानते। कोई दुनिया में कोई देश नहीं कहता, जो आक्रमण करता है वो कहता नहीं मैं मजबूर हो गया हूँ करने के लिए, या मैं डिफेंस में कर रहा हूँ। हर कोई ये कहता मैं अपने डिफेंस में कर रहा हूँ। तो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि विश्व चेतना ये स्वीकार नहीं करेगी कि अब आप आक्रामक हों। तो ये मनुष्य की चेतना के विकास का ही मैं एक लक्षण मानता हूँ इसे। जो बात आप कह रहे हैं वो बात कविताओं में क्यों नहीं आती है आचार्य जी?
आप मेरी कविताओं की बात कर रहे हैं? हाँ। आती हैं। अब समस्या सिर्फ ये है कि कविता में कैसे आए, ये एक अलग पहलू है। कुछ लोग मानते हैं कि सीधे सीधे बयान दे देना या एक चीज़ का वर्णन कर देना आवश्यक है कविता के लिए। जैसे अभी आपने बोला कि चुप रह जाना भी ठीक नहीं है, आपको बोलना चाहिए। वो भी हिंसा के कई सारे रूप गिनवाए। मैं आप ही कविता को एक कोट कर रहा हूँ, वहाँ पर आप मुझे बताइएगा। गूंगा हो जाना चाहता है शब्द, नहीं तो भला कह पाएगा कैसे इन जुल्मतों को वो, क्या नाम हो उसका, दुनिया छा ली है जुल्मतों ने जो, गूंगा होकर ही अब हो पाएगा शब्द, कहानी जुल्मतों की मुझ में व्यक्त। क्या यहाँ पर कवि असहाय है? नहीं, ये व्यंग्य है। ये व्यंग्य है कि हमारी भाषा और हमारे को किस तरह से कर दिया गया कि अब हम अपने को कहने के लिए, अपने को व्यक्त करने के लिए गूंगा हो जा नहीं, गूंगा हो जाना चाहता है। गूंगा है नहीं कहा गया, गूंगा बना दिया गया भी नहीं कहा है। ये भी कह सकता था कवि के गूंगा कर दिया गया है शब्द। वो कहते वो हो जाना चाहता है क्योंकि और कोई तरीका बचा नहीं है अपने विरोध को प्रकट करने का। तो ये व्यंग्य है। मैंने आपसे कहा कि कविता में जो चीज़ें आती हैं वो उस तरह नहीं आती जैसे सीधे किसी निबंध में आ जाती है या सीधे किसी वैचारिक लेख में आ जाती है या सीधे किसी, बल्कि उपन्यास कहानी में भी आ जाती है। कविता का एक ढंग अलग है। तो क्या कविता अर्थ केंद्रित होती है? नहीं, अनुभूति केंद्रित होती है। उस अनुभूति से आप अर्थ बरामद करने की कोशिश करते हैं, पर यह आवश्यक नहीं, क्योंकि अनुभूति इतनी जटिल और कह सकते हैं कि तलस्पर्शी और बहुआयामी होती है कि कुछ एक आइडिया में उसे रिड्यूस नहीं कर सकते। जब आप अर्थ की बात करते हैं उसको एक आइडिया देते हैं, है ना, इसका अर्थ यह है। ऐसा नहीं है। कोई भी श्रेष्ठ, मेरी कविता ऐसा करती नहीं करती मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो कोई भी श्रेष्ठ, जब हम कविता की बात करेंगे तो एक श्रेष्ठ कविता की बात करेंगे। कोई भी श्रेष्ठ कविता ऐसा नहीं करेगी कि वो अर्थ केंद्रित हो। अर्थ हम उसमें तलाश करते हैं क्योंकि हमारी आदत पड़ गई, कुछ हमारे शिक्षा व्यवस्था के कारण से आदत पड़ गई है कुछ। और अर्थ क्या केवल कवि तलाश करता है या जो आलोचक हैं वो भी तलाश करते हैं? नहीं, कवि तो कम करता होगा, आलोचक ज़्यादा करते हैं और उससे भी ज़्यादा अध्यापक करते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें बताना होता है विद्यार्थियों को। क्यों संदर्भ सहित व्याख्या तो करवाते ही हैं। अर्थ ही है ना, वही इसलिए मैंने कहा कि इसलिए आलोचक से भी ज़्यादा अध्यापक करते हैं। और अगर अर्थ ना खोजा जाए तो फिर कविता क्यों पढ़ी जाएगी? कविता पढ़ी जाती है एक अनुभव तक पहुंचने के लिए। अनुभूति का संप्रेषण ही कला कर्म है। उसे किसी अर्थ में रिड्यूस करना, मैं समझता हूँ कि उसको ओछा कर देना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, पेंटिंग्स देख रहे हैं आप संगीत सुनते हैं, अर्थ खोजते हैं उसमें, पर वो आपको एक गहरे स्तरों पर ले जाता है अपने मन के। ठीक वैसे ही कविता ले जा सकती है और ले जाती है। समय उसमें जो आता है, या जैसे आप मतलब ये सारी चीज़ें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो आता है, तो वो उसमें कविता के तरीके से आता है। मैंने एक आध दफ़ा पहले भी ऑक्टोवियो पॉज की इस बात का उदाहरण दिया है कि कविता और इतिहास का संबंध, इस संबंध में इतिहास कविता की सेवा में उपस्थित होता है, न कि कविता इतिहास की सेवा में उपस्थित हो। फिर से कहिए। कविता और इतिहास के संबंध को हम जब समझने की कोशिश करते हैं, सामान्यतः ये होता है कि हम देखते हैं ये समय के अनुकूल है कि नहीं, या कैसे समय इसमें व्यक्त हुआ है, या समय को ये कैसे प्रभावित करती है। यानी समय के लिए, इतिहास के लिए हम कविता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस समय पर्पज़ हमारा ये होता है, जब हम हमेशा कहती हैं। लेकिन पॉज कहते हैं कि नहीं, वहाँ इतिहास कविता के इस्तेमाल के लिए है, और वो आता है उसके छन करके उसकी भाषा के व्यवहार में। अब जैसे यहाँ गूंगा हो जाना मैंने कहा, हाँ, ये इतिहास ही बोल रहा है, ये इतिहास ही बोल रहा है, हमारे समय का इतिहास बोल रहा है, समझिए। ये कभी कोई अपनी आकांक्षा नहीं बता रहा है कि मैं गूंगा हो जाना चाहता हूँ। तो ये कविता का अपना तरीका है।
हम सामान्यतया बहुत स्थूलताओं में चले जाते हैं और एक व्यावहारिक आलोचना भी अधिकांशतः वही काम करती है कि उदाहरण निकालती है कि इसने कवि का ये मंतव्य है, इस कवि का ये मंतव्य है। एक पेंटर है मातिस, उन्होंने कहा, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ जब ये बात होती है, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई मेरी पेंटिंग का कोई अर्थ निकालता है तो मुझे नष्ट कर देता है। तो मैं वो बात हर कलाकर्म पर लागू करता हूँ कि एक तरह से वो एक अनुभूति को संप्रेषित करती है, न कि किसी अर्थ को, न कि किसी विचार को। अनुभूति किसकी? आत्म की। प्रत्येक अनुभूति अंततः आत्म की होती है। और यदि कभी आत्म को, लेकिन वो अनुभूति का जो विषय है वो आत्म नहीं होता। हाँ, मैं यही पूछने वाला था। हाँ, अनुभूति का विषय हमेशा बाहर होता है, लेकिन उसके माध्यम, उस बाहर के माध्यम से ही वो आत्म की अनुभूति करता है। क्यों? अनुभूति का तात्पर्य यही है। आत्म नहीं है तो अनुभूति नहीं है। कोई भी अनुभूति अगर दर्शन की भाषा में कहें तो विषय और विषयी के जोड़ से बनती है। तो विषय तो वहाँ है, विषय अपने आप में विषय नहीं है, लेकिन जो विषय तो वो है जो अनुभव कर रहा है। कविता ही एक ऐसी चीज़ है, आप देखिए, जो ईश्वर को भी विषय बना देती है। आप तो बहुत बनाते हैं। मैं नहीं, हमारे भक्तिकालीन सब कवियों ने बनाया। वहाँ उनका विषय तो है ईश्वर। ठीक है। हाँ। उसके माध्यम से वो अपने होने की, अपने भक्ति की, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अनुभूति करते हैं। वरना वो उसके बारे में कविता, जिसके बारे में कविता लिखी जाती है वही तो विषय होता है उसका। तो अगर मीरा कृष्ण के बारे में कविता लिख रही है तो वो विषय कृष्ण हो गए वहाँ पर, यानी वस्तु हो गई वो, और आत्म तो मीरा का है। उस वस्तु के माध्यम से वो अपने आत्म को पहचानती है। तो वहाँ वस्तु की अनुभूति भी है और आत्म की अनुभूति है। यहीं पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि जब कवि आत्म को आत्मेतर ले जाना चाहता है या आत्मेतर को आत्म तक लाना चाहता है, क्या ये प्रक्रिया सायास होती है या अनायास होती है? देखिए, अगर आप मानते हैं कि हर चीज़ जो है वो जो सायास होती है वो कृत्रिम है, तो ये गलत होगा। क्योंकि आपके जो आपका सवाल है उसके पीछे कहीं ये भाव है। अनायास तो होती है, लेकिन उस अनायास अनुभूति को जब आप शब्द देते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं तो वो सायास होता है। अनुभूति तो हर एक को होती है। ठीक बात है। आप भाषा को जाने बिना क्या कविता लिख सकते हैं? आप स्वरों के ज्ञान के बिना क्या संगीत कर सकते हैं? आप रंगों के ज्ञान के बिना क्या पेंटिंग कर सकते हैं? आप मुद्राओं के ज्ञान के बिना क्या नृत्य कर सकते हैं? ये सब बाहर है। और सब आप कह सकते हैं, इसलिए कोई भी कला जो है वो उस तरह से अनायास नहीं हो सकती, क्योंकि सब सायास है वहाँ पर। आप सीखते हैं, करते हैं सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद आप एक कौंध सी अचानक होती है आपके मन में, जिसे हम अनुभूति की कौंध कहते हैं। वही कौंध सी होती है और कवि जो है उस कौंध के सहारे से उस अनुभूति जगत में प्रवेश करता है। उसका माध्यम है, प्रवेश करने का माध्यम है भाषा, शब्द। अन्य के लिए कुछ और हो सकता है। उसके माध्यम से वो कुछ जान पाता है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो जानने की प्रक्रिया भी है कविता, इसलिए वो केवल कहने की प्रक्रिया नहीं है, केवल अभिव्यक्ति नहीं है। अगर मैं पहले से जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है तो क्या जरूरत है कविता करने। और ये जो जानने की प्रक्रिया है ये तो अध्ययन से भी होती होगी, अनुभव से ही। अध्ययन का जानना अनुभव, अनुभूतिगत जानना नहीं है। हाँ। वो सूचनात्मक जानना है। हाँ। उसमें अनुभूति नहीं है। लेकिन होती तो है। नहीं, ज्ञान तो लिया ही जाता है। नहीं, ज्ञान तो है। विज्ञान से बड़ा ज्ञान क्या होगा अगर देखा जाए तो। लेकिन विज्ञान का ज्ञान अनुभूतिगत नहीं है, वो वस्तुगत है। किसी की अनुभूति तो रही होगी। अनुभूति नहीं रही होगी, किसी का ज्ञान रहा होगा, किसी के पास सूचना रही होगी, किसी की जानकारी रही होगी। अनुभूति तो अंदर से होती है ना। वहाँ विज्ञान में आप आत्म कैसे पहचानेंगे? पहचान सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहचान सकते, लेकिन तब उसके लिए आपको उसको अपने अंदर लेना पड़ेगा। ठीक। तो मुख्य बात यह है। तो अनुभूति से अलग कोई चीज़ कला में नहीं हो सकती। कला में और दर्शन में, कला में और विज्ञान में, कला में और अन्य सामाजिक विज्ञानों में यही फर्क है। वो भी सब ज्ञान के साधन है। चलिए, अनुभूति की बात लगातार हो रही है,
पहली बार अनुभूति आपको कब हुई थी कि इसे मैं शब्दों में ढाल सकता हूँ? अब ये तिथि याद करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको ले जा रहा हूँ मतलब उन्हीं दिनों में। हाँ हाँ। लेकिन सच माने तो शायद शुरू में जब मैंने कविता लिखना शुरू किया था तो हाँ वो शायद अनुभूति की बात उतनी नहीं थी उस समय, मेरे अपने मन में भी नहीं रही होगी। हाँ। वो जैसी कविताएं लिखी जा रही थी उसी तरह से जैसे बच्चे लिखते हैं उस तरह से मैंने लिखना शुरू किया होगा। तो उस समय कुछ ऐसी ही कविताएं लिखी गई जो सूचनात्मक ही मानी जानी चाहिए, या अधिक से अधिक किसी महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा जो सभी तरह की थी, उसको कोई ज़्यादा अनुभूत जैसी चीज़ नहीं थी उसके अंदर। क्या वह थी? गांधी जी पर एक कविता थी, बहुत प्रारंभिक समय। मैं उम्र पूछ रहा हूँ, क्या रही होगी? कोई 12-13 साल की ऊपर। ठीक। तो उस समय वो कविता थी, मैं भूल भाल गया कविता तो जी। लेकिन मुझे अभी भी याद है उसकी 2-3 पंक्तियाँ। हाँ। तो उसमें जिस तरह की भाषा मेरी उस समय हो सकती थी, तो गांधी जी तुमको नमस्कार, हे भारत माता के सपूत, अहिंसा मंत्र के अग्रदूत, अब कौन करेगा हमें प्यार। गांधी जी तुम, एक बच्चा बोल रहा है, गांधी जी तुमको नमस्कार। वो हम प्रभावित थे गांधी जी की आत्मकथा पढ़ करके और जो सुनते थे उनके बारे में आसपास के वातावरण में। तो और आज भी वो प्रभाव हम पर है। लेकिन अब उस कविता में ऐसा नहीं कि कोई हम कोई उस समय बहुत श्रद्धा भाव महसूस कर रहे होंगे, लेकिन सब ऐसे लिख रहे थे, तो शायद गांधी जयंती के आसपास कभी लिखी गई थी वो। तो ये एक तरह से तो उसको अनुभूति तो नहीं कह सकते। लेकिन बाद में मैंने जब कुछ बड़े कवियों को पढ़ा, खासतौर से गालिब को, मैंने हिंदी कविता बाद में पढ़ी और उपन्यास वगैरह पढ़ता था, लेकिन कवियों में गालिब को जब पढ़ा, नागरी में जो छपा हुआ मिला मुझे, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ ये कविता होती है। और इसलिए आज भी मैं मानता हूँ कि मेरे पे शायद सर्वाधिक प्रभाव गालिब का रहा होगा। तो कुछ चीज़ें मैंने उस समय उर्दू में लिखने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं लिपि वगैरह जानता नहीं था तो मैं जल्दी ही हिंदी में वापस लिखने लगा। उन दिनों में जो पहली कविता अगर याद करूं तो एक कविता थी बांसुरी मोरपांख, जो मेरी पूरी कविताओं में एक है, बहुत शुरुआती कविता है। ठीक। उस समय मैं 20-21 साल का हो चुका था जी। और वो जो कविता है उसमें ये कहा गया है कि, यानी मैं महसूस किया गया कि बांसुरी मोर पांख से ये कह रही है कि मेरा तो संगीत किसी और पर निर्भर करता है, पर तुम्हारा सौंदर्य खुद तुम पर है, उस पर निर्भर है। और कृष्ण से कहती है कि मैं तुम्हारी बांसुरी नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये मोर पांख अधिक मेरे से अच्छी रही, क्योंकि वो तुम उस पर निर्भर हो गए अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, वो तुम पर निर्भर नहीं। वाह। किस तरह के छात्र थे? मैं उस समय एमए कर रहा था, एमए फाइनल के आसपास था। पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे? सामान्य समझ ली, बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें मैं करता रहता था, लेकिन हाँ ठीक ठाक, मतलब परसेंटेज आ जाती थी। तो खेल कूद में रुचि? खेल कूद में मैं बैडमिंटन खेलता था। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं बच्चे खेल रहे हैं या तो स्टूडेंट्स, या तो मुझे तो लगा कि नहीं खेल कूद में मेरी रुचि जो थी वो बैडमिंटन में थी। अच्छा। और अपने कॉलेज में मैं आज भी मुझे थोड़ा वो होता है कि मैं रनर नहीं हो पाया, विनर नहीं हो पाया, रनर ही रहा। यानी जो फाइनल जो मैच होता था कॉलेज में, उसमें हमेशा मैं रनर रहा, कभी विनर नहीं हो पाया। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है आचार्य जी। शुक्रिया। 2 फ्लोर ऊपर चढ़ना उतरना, हम जब लोकेशन तलाश रहे थे कितना हम ऊपर नीचे चढ़े उतरे, और आप लगातार हमारे साथ सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे थे, इतना पैदल चल कर आए। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आज भी मैं करीब घंटे भर प्रतिदिन वॉक करता हूँ, आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम। अभी भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद करता हूँ। अगर लिफ्ट होती है तो भी कुछ, मैंने खाना खा के अगर जा रहा हूँ या
या कुछ वजन मेरे पास में, तो उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी रहा हूँ, यहाँ तो खैर इन लोगों ने बीच में ठीक व्यवस्था कर रखी, बीच का फ्लोर है वो जी। लेकिन मैं जहाँ भी रहा हूँ, वर्धा में रहा या हैदराबाद में रहा, वहाँ सबसे ऊंचे वाला फ्लोर मेरा होता था, और वो मेरी चॉइस से होता था कि मुझे वहाँ दीजिए रहने की जगह, और वहाँ चढ़ के जाता था। राजस्थान के रहने वाले हैं जी। बीकानेर, आज जो बीकानेर जिस स्थिति में है, जब आप छोटे रहे होंगे तो बीकानेर वैसा जाहिर सी बातें नहीं ही होगा। किस तरह की स्मृतियाँ बीकानेर को लेकर हैं, और माँ और पिता के बारे में कुछ बताएं। बीकानेर तो खैर अंदर अब भीड़ भाड़ तो ज़्यादा हो गई है, हाँ, और तो हो गई है, कुछ हाँ। वाहन ज़्यादा चलने लगे जी। लेकिन शहर का अंदरूनी हिस्सा बाकी अभी भी वैसा ही है। तो और वो उसका जो पूरा स्थापत्य है वो मुझे बड़ा अपील करता था। बाद में शायद पूरी आप देखेंगे कि एक सीरीज है कविताओं की बीकानेर शहर पर मेरी, वो वही स्मृतियाँ हैं, वो मकानों की बनावट किस तरह की बनती थी, तो वो, और मैं मानता, और संस्कृति वहाँ की, लोगों का व्यवहार आपस में। आजकल तो थोड़ा होने लगा है, लेकिन कभी कोई हम घटना सुनने में नहीं आती थी कि कहीं कुछ अपराध हो गया बड़ा, कुछ छोटी मोटी थप्पड़ मुक्का किसी का हो गया तो अलग बात है, लेकिन कभी कोई बड़े एक्सीडेंट की सुनने में नहीं आती थी। तो अगर कोई घटना हो जाती इस तरह की, तो पूरा शहर जो है एकदम स्तंभित हो जाता था कि क्या हो गया। किसी को कोई डर नहीं था। जैसे गुप्तकाल के बारे में हम पढ़ते हैं कि महिलाएं अपने आभूषणों सहित रात को भी कहीं जा सकती थी अकेली, ठीक वैसा ही बीकानेर की महिलाएं कर सकती थी। वो दौर था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया उसको। आज शायद हम नहीं कर सकते, हमें भी चिंता होती है, जब तो हम शहर के अंदर ही रहता हूँ मैं आज भी, मतलब आसपास सब इसी तरह का है, लेकिन फिर भी एक मन में दुश्चिंता बनी रहती है, लेकिन तब नहीं थी। और अब ऐसी घटनाएं अंदर के हिस्से में तो कम होती है, पर बाहर के हिस्से में ज़्यादा होती है। जो नया शहर बना है बीकानेर, अंदर अभी सभी तो लोग जानते हैं एक दूसरे को, ठीक बात है, मतलब तो इसलिए कोई कारण नहीं बनता कि आसानी से वैसा कुछ हो जाए, और वो आत्मीयता भी अभी है। माता पिता के बारे में कुछ बताएं। मेरे पिता तो पढ़े लिखे नहीं थे, और मेरी माँ भी शायद तीसरी चौथी क्लास तक, उस समय बचपन में शादी हो जाती थी तो उतनी ही पढ़ी हुई थी, लेकिन उसको फिर भी साक्षर थी, पर उसको कुछ कहानी उपन्यास पढ़ने का शौक था। वाह। तो क्योंकि मेरा जो ननिहाल था वो थोड़ा, मेरे परनाना स्टेट सर्विसेज में थे, अच्छे पद उस समय पर, उस समय अरे वाह, अच्छे पद पर थे। तो घर में कुछ किताबें रहती थी, और मेरे नाना जो थे बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, तो वो सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते रहते थे। और हम लोग ननिहाल में काफ़ी रहते थे उस समय। एक प्रथा थी, सबसे पहला बच्चा जो है वो ननिहाल में काफ़ी समय तक रहता था जी। तो हम लोग रहते थे, और मैं अपने नाना जी को पढ़ के सुनाया करता था, वो मुझे बिठा लेते कि पढ़ के सुना जी। तो लगभग सारे पुराण मुख्य और महाभारत रामायण ये सब मैंने अपने बचपन में पढ़ लिए थे, और कई दफ़ा पढ़ लिए एक तरह से, क्योंकि रोज़ उनको सुनाना पड़ता था, केवल पढ़ना ही नहीं होता था। और नाना जी अर्थ बताते थे? अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो हिंदी में लिखा होता था। पता नहीं, मैंने कभी अर्थ किसी से जानना नहीं चाहा, वो मेरे समझ में आता गया जितना मानता गया। और वो बहुत धार्मिक दृष्टि से पढ़ते थे। मेरे मन में सवाल भी उठते थे पढ़ते हुए, जो बाद में मेरी राइटिंग्स में कई जगहों पर आए होंगे, वो नाटकों वगैरह में। लेकिन वो अच्छा लगता था। वो एक तरीके से एक तरह की प्रशिक्षण हो रहा था, भाषा का भी और दूसरी चीज़ों का भी। लेकिन मैं सबसे अधिक याद करता हूँ मेरे ताऊ को, माँ बाप से भी ज़्यादा। क्यों? मेरे ताऊ जो थे, हम लोग को बाबा बोलते हैं, हमारे राजस्थान में ताऊ को बाबा कहते हैं, कई जगहों पर दादा को बाबा बोलते हैं, हमारे यहाँ ताऊ को बाबा कहते हैं। तो मेरे बाबा जो थे वो, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, और मैं, बल्कि मेरे पिताजी से वो 19-20 साल बड़े थे। तो और मेरे दादा की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो मेरे पिताजी को उन्होंने बच्चे की तरह पाला, सब कुछ उन्होंने किया उनका। पर मध्यवित्त परिवार, एक मतलब वो भी समझिए कि निम्न मध्यवित्त परिवार था।
मेरे ननिहाल की तुलना में बहुत ही कमज़ोर परिवार मानेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन वो दौर वो था जब आर्थिक दृष्टि नहीं रखी जाती थी संबंधों में। कौन किस खानदान का है, कौन किस कुल का है वगैरह, ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती थी। तो उस हिसाब से शादी हो गई थी मेरी माँ की मेरे पिता से। लेकिन वो तो पान की दुकान करते थे, और एक तरीके से आप समझिए कि मैं चौथी क्लास में जब मैंने कर ली तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अब तुम दुकान में बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं जो उधार ले जाते थे वो पार्टी पे नाम वाम लिख सकता था उसका। तो बोले इतना बहुत है, हमें आगे बढ़ के क्या करना है। ऐसे ही परिवार था, मतलब बड़ा परिवार था। तो मैं बहुत ही उदास हो गया। तो मेरे बाप, बड़ी लंबी कहानी है पर मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको कि जब मेरे बाबा ने उदासी का कारण पूछा और मैंने कहा नहीं, पढ़ने को मना कर रहे हैं कि दुकान पे बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा तेरे को पढ़ना है? मैंने कहा। तो वो गए मेरे पिता के पास में और उनसे कहा ये तेरी दुकान पे नहीं बैठेगा, ये पढ़ना चाहता है तो पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई पढ़ाई में खर्चे वर्चे लगते हैं, हम लोग कहाँ से करेंगे, ये हुआ है। तो क्योंकि उनका अपना कोई परिवार नहीं था, यद्यपि जॉइंट थे, खाना हमारे घर से बन के जाता था वहाँ जहाँ वो रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तेरा शास्त्र से कोई लेन देन नहीं, मैं पढ़ाऊँगा ही जब तक पढ़ेगा। और न केवल पढ़ाया बल्कि मेरे को बचपन में कोई आर्थिक कष्ट नहीं हुआ, सामान्य रूप से मतलब। और एक तरीके से आप देखिए कि मेरा जीवन, नहीं तो मैं पान की दुकान पे बैठा होता। और वो ऐसा भी नहीं भी भाई का बच्चा इसलिए कर रहा हूँ, इतना प्यार करने लगे थे, इतना ज़्यादा शुरू से, मतलब मैं पैदा हुआ तभी से बहुत मेरे प्रति उनका स्नेह हो गया। और मैं जब नहीं होता था तो रोने लगते थे, मतलब खाना नहीं खाया जाता था। अगर मैं बीच में नौकरी करने के लिए बाहर चला गया तो बहुत उदास रहने लगे थे सब। इसलिए मैं सब छोड़ छाड़ के वापस बीकानेर गया था। मैं तो दिल्ली आ गया था जी, फिर दिल्ली से एवरीवेंस में, फिर उसके बाद जयपुर रहा कई दिन तक। फिर उनकी स्थिति को देख के मैं वापस लौट गया। तो कॉलेज में जगह मिल गई, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसलिए मैं अपने बचपन को अगर याद करूँ तो मुझे लगता है मेरा जीवन उन्होंने बनाया। माँ बाप का तो होता ही है, मतलब वो तो कुछ खास बात नहीं है, सभी के होता है। और पढ़ने की आदत ज़रूर मेरी माँ की वजह से पड़ी, क्योंकि वो पढ़ती रहती थी घर में पत्रिकाएं और जो सामाजिक उपन्यास वगैरह, प्रेमचंद वगैरह को भी पढ़ती थी, मतलब ये। तो वो सब मैंने बचपन में लगभग वो किताबें होती थी, वही पढ़ता रहता। मुझे और कोई शौक ही नहीं था। आप पहले PhD होंगे अपने यहाँ से? मैं अपने घर में पहला स्कूल गोअर था। वाह। PhD की बात तो बहुत दूर है। मैं बीकानेर की बात कर रहा था। नहीं, बीकानेर में तो खैर और भी हैं, और भी रहे होंगे। हाँ, ज़्यादा नहीं थे लेकिन थे। ये भी बड़ी बात है, पहले स्कूल गोअर थे आप। अपने परिवार में मैं पहला स्कूल जाने वाला था। वो भी उच्च शिक्षा आपने अंग्रेजी और इतिहास विषय में की, और अच्छी बात है। और पढ़ाया बाद में लंबे समय तक। अब तो खैर वही करना था, और क्या करना था। किन किन लोगों से आप प्रभावित हो रहे थे जब आप बड़े हो रहे थे, खास तौर पर साहित्य में? मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया गालिब। अगर गालिब को मैं हटा दूं तो हाँ। उसके बाद में अगर मुझे दूसरा कोई बड़ा पोइट, मतलब प्रभावित करने वाले, बड़े पोइट तो बहुत हैं, हाँ, कि मैं प्रभावित हुआ उनसे अज्ञेय थे। अज्ञेय, हाँ हाँ। चूंकि अज्ञेय का जिक्र आया है, अज्ञेय ही थे जिन्होंने चौथा सप्तक में आपको जगह दी। आपकी दृष्टि में चौथा सप्तक का महत्व हिंदी कविता में क्या रहा? अगर मूल्यांकन करना हो आपको सप्तक का, उसमें भी चौथा सप्तक का, तो किस तरह से करेंगे? देखिए, ये तो अज्ञेय ने स्वयं ही कह दिया था कि चौथा सप्तक 3 सप्तकों की उसमें नहीं है। हाँ, भूमिका में लिख दिया था उन्होंने कि वो 3 सप्तक जो थे अलग तरह के थे। हाँ, ये इसमें मैं 7 कवि अपनी पसंद के चुन रहा हूँ, तो इसलिए इसको चौथा सप्तक नाम दिया गया है। लेकिन ये उन सप्तकों की परंपरा में नहीं है, ये स्वयं कह रहा है संपादक। अब उस आधार पर आप क्यों उसको देखना चाहते हैं, पहली बात तो। हाँ, ठीक बात। अच्छा, हाँ। दूसरा ये कि हर सप्तक में सारे कवि तो प्रतिष्ठित नहीं हुए। स्वयं तार सप्तक के कितने कवि प्रतिष्ठित हुए आगे? तब भी पहले 3 से काफ़ी लोग निकले। नहीं, काफ़ी नहीं। मैं आपको नाम गिनाऊं जी, तो अज्ञेय, हाँ, मुक्तिबोध और कुछ हद तक गिरजा कुमार मात्र। ठीक है। इसके अलावा
नेमीचंद जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, ये तो उस तरह नहीं प्रतिष्ठित हो पाए कवि के रूप में। बाकी उनका व्यक्तित्व जो भी रहा हो, नेमी जी का आलोचना में बड़ा काम है नाटक की, नहीं हो पाए। दूसरा सप्तक लीजिए, दूसरा सप्तक में सबसे अधिक कवि प्रतिष्ठित हुए। उसमें रघुवीर सहाय थे, उसमें धर्मवीर भारती थे, उसमें नरेश मेहता थे, उसमें क्या नाम, ये भवानी प्रसाद मिश्र थे, मतलब ये सब प्रतिष्ठित हुए। पर हरिनारायण व्यास नहीं प्रतिष्ठित हो पाई, शकुन माथुर नहीं प्रतिष्ठित हो पाई। तो हर सप्तक में कुछ सातों के सातों प्रतिष्ठित हो गए, ऐसा भी नहीं। और तीसरा सप्तक में भी यही हुआ है। तीसरा सप्तक में भी आप ये देखेंगे कि सर्वेश्वर जी, कुंवर जी, केदार जी और शाही 4 प्रतिष्ठित थे, बाकी तो नहीं हो पाए। वो मदन बादशाह भी उसमें थे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी भी उसमें थे, मतलब तो ये हर सप्तक में है। लेकिन चौथे में तो कुछ ज़्यादा नहीं, चौथे में नहीं ज़्यादा हुआ। दिक्कत ये हुई, देखिए अवधेश बहुत अच्छे कवि थे, उनकी होगी बहुत ही अकाल मृत्यु। श्रीराम वर्मा एक प्रतिष्ठित कवि थे। सुदेश भारती वो नहीं कर पाए उस तरह का, मान लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा दूसरे राजकुमार कुंभज, हाँ तो वो तो मैं प्रयागराज त्रिपाठी बता ही रहा हूँ ना आपको वहाँ पर। हाँ, वहाँ भी तो बता रहा हूँ। ठीक। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो लगभग समान तीन तो यहाँ भी आपको, अगर आप मुझे नहीं माने तो भी 3 हो जाएंगे। आप तो निकले ही, मतलब नहीं तो भी 3 हो जाएंगे। राजेंद्र किशोर हो जाएंगे। सुमन राजे भी उस तरह से सुमन राजे नहीं हो पाई, ठीक है, वो वैसे ही से कि शकुन माथुर नहीं हो पाई उसमें, या कीर्ति चौधरी नहीं हो पाई उस तरह से तीसरे सप्तक में। वो एक उनका था भी एक महिला होनी चाहिए, ऐसा न लगे तो संपादक का अपना आग्रह था। तो मुझे लगता है कि इसको उस तरह से शायद न देखें जिस तरह से 3 सप्तकों को देखते हैं। लेकिन जहाँ तक अच्छी कविता का सवाल है, उसमें बहुत से अच्छे कवि हैं और बहुत सी कविताएं भी अच्छी हैं। आपने एक जगह कहा था कि तार सप्तक की कविताएं आपको बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती थी। खुद अज्ञेय की भी तार सप्तक की कविता मुझे नहीं अपील करती थी, न मुक्तिबोध की करती थी, क्योंकि वो कविता में नयापन तो दिखता था, कुछ मतलब प्रयोग हो रहा है, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, ये तो दिखता है, कि वो मैच्योरिटी नहीं दिखती। मुक्तिबोध कोई कविता अपील नहीं करती आचार्य जी? तार सप्तक की ना, हाँ, मैं बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तार सप्तक बाद में तो मुक्तिबोध बड़े कवि हुए, उसमें कुछ शमशेर दूसरा सप्तक में थे। एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि पहले सप्तक के कवि किस और दूसरे सप्तक के कवि और तीसरे के भी ले लें, दूसरे के सामने पहले सप्तक के कवि थे, तीसरे के सामने दूसरे थे, तो वो उनसे लगातार जो कमियां रही होंगी या प्रभावित हो रहे होंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा था, क्योंकि शमशेर दूसरा सप्तक में थे, हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक में थे, ये सब उतने सीनियर थे जितने पहले सप्तक के कवि थे। तो इसलिए उनसे उस तरह प्रभावित होने का कोई सवाल नहीं था। उस समय भी कविता, क्योंकि साथ ही आदमी चुने क्या गए, वो एक संयोग बना जिससे ये चीज़ हो गई और संपादक अज्ञेय हो गए उसके। लेकिन वो देखा जाए तब तो मतलब ये लोग भी, शमशेर को तो पहले भी होना चाहिए था ना कायदे से, तो और भी बहुत से कवि थे, कई अज्ञेय चाहते थे, उन्होंने नहीं होना स्वीकार किया, तो अब उसका तो क्या किया जा सकता है। इसी पर खैर जैसे आपने कह ही दिया कि उन्होंने चौथा सप्तक को उस तरीके से नहीं खुद ही कह दिया था। और यही चीज़ नामवर सिंह ने अलग तरीके से कही, केदारनाथ सिंह ने अलग तरीके से कही। नामवर सिंह ने तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनका प्रसिद्ध, कि जब संगीत में 3 सप्तक होते हैं तो इसमें कहाँ से चौथा सप्तक होगा। ये तो एक अनावश्यक मतलब बहुत लगता है मुझे, क्योंकि एक संगीत में होते होंगे लेकिन तार, मध्य और मंद्र, हाँ ठीक, लेकिन उसमें तो कोई दूसरा और तीसरा सप्तक तो नहीं कहलाता ना। संगीत में उनके नाम अलग होते हैं। हाँ। और केदारनाथ सिंह का कि ऐसा लगता है कि चौथा सप्तक पिछले 3 सप्तकों से बदला लेने के लिए निकाला गया। अब ये उनको लग रहा होगा, लेकिन बाद में उन्होंने उन सप्तकों के कई कवियों की तारीफ की है, जिसमें एक मैं भी हूँ। और कुंवर नारायण, उन्होंने भी कहा कि बड़े काव्य आंदोलन के फुटनोट की तरह रहे। हाँ, तो वो उन्होंने एक तरीके से ये मान लिया था कि वो उसी परंपरा में है, सप्तक शीर्षक से प्रभावित होकर के। उन्होंने फिर भूमिका में नहीं देखा कि अज्ञेय ने क्या कहा है, कि वो है ही नहीं उसके साथ में। अच्छा नंदकिशोर जी, क्या वजह रही होगी कि तार सप्तक जो एक तरीके का साहित्यिक आंदोलन भी था और आयोजन भी था, अगर आप उसको संपादक की नज़र से देखें तो इस तरह के चीज़ें बाद में इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई? हाँ, सही है, बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोशिश भी नहीं हुई किसी के द्वारा।
अगर कुछ एक पत्रिकाएं पहचान सीरीज और इन सबको हटा दें नहीं, तो अलग बात। उसमें भी वो चीज़ नहीं बनती है। मतलब कोई तार सप्तक का महत्व इस बात में था कि उसने कुछ नयापन दिखाई दिया भाषा को लेकर के, हाँ, शिल्प को लेकर के, इवन कहना चाहिए कि जिसे हम कहते हैं कि अनुभूति की प्रक्रिया को लेकर के, वो उसके संकेत उसमें हमको मिलते हैं। वैसा फिर हमको सब लोग जैसा लिख रहे हैं वैसे बाकी लोग लिखते रहे। जैसे आपने कहा कि भाषा को लेकर के वगैरह वगैरह, तो उसी में दो लोग आए उसी सप्तक सीरीज में, एक शमशेर और एक मुक्तिबोध। दोनों के यहाँ स्ट्रक्चर को लेकर और भाषा को लेकर भी काफ़ी तोड़फोड़ दिखाई देती है। क्या हिंदी कविता उसको आगे नहीं ले जा पाई? नहीं ले जा पाई, और शायद मुक्तिबोध को आगे ले जाना तो बहुत मुश्किल काम था। हाँ 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 हाँ। क्योंकि उस तरह की जटिलता जिसको खुद कवि को कविता में व्याख्यायित करना पड़े, इतनी जटिल थी वो कविता। अंधेरे में जो सबसे प्रसिद्ध कविता उनकी है, मान्य कविता भी है। मैंने एक बार कहा था उस पर बोलते हुए, मैंने कहा क्या वजह है कि स्वयं कवि उस अनुभूति को कविता में एक्सप्लेन करता है कि मैंने क्या देखा, ये क्या था। क्योंकि वहाँ वो संप्रेषणीयता की समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है अगर उसको नहीं करते तो। यद्यपि मैं मानता हूँ कि फिर भी नहीं करना चाहिए था पर ठीक है, वो उनको लगा करना चाहिए तो उन्होंने किया। आप देखेंगे 8 खंड हैं उसमें। हाँ, लगभग शायद 6 खंडों के अंत में वो बताते हैं कि ये क्या था। जिस स्वप्न चित्र का वर्णन वो कर रहे हैं उसका अर्थ भी खोल दे रहे हैं। तो अर्थ खोलती वो कविता सीमित हो जाती। जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि उसको आप मतलब चिकोड़ देते हैं, तो सारी जटिलता को एक अर्थ में आपने चिकोड़ दिया क्योंकि आपको लगा संप्रेषण के लिए जरूरी है। लेकिन वो जो उसको छोड़ दिया जाए और बाकी जो अनुभूति जगत है मुक्त बोध का, उसको अगर मान लीजिए कि आप उस पर जाना चाहें तो उसके लिए शायद उतनी ही बड़ी प्रतिभा की जरूरत होती। और शमशेर का जो तोड़फोड़ थी वो एक द्वंद्व है शमशेर के अंदर। वो द्वंद्व ये है कि शमशेर जो है वो एक तरफ अपने को वामपंथी कहते हैं, पर जब वामपंथ से संबंधित वाम दिशा समय साम्यवादी कहते हैं, लेकिन कविता में वो कहीं नहीं दिखता। कुछ कविताओं को छोड़ दें तो ये कविता ही है। हम नहीं, ये तो कविता थोड़ी है यार, ये क्या की कविता है, इसमें कोई अनुभव नहीं है, ये तो एक घोषणा है। तो एक तरीके से या एक उपदेश है एक तरह का, यूँ कह लीजिए अगर गलत शब्द का इस्तेमाल करूँ तो। लेकिन जैसे टूटी हुई बिखरी हुई है उनकी कविता, या ये जो कविताएं हैं वो बेसिकली आत्मगत कविताएं हैं और बहुत गहरे स्तरों की आत्मगत कविताएं। उस तरह की कविताएं लिखने के लिए भी आपको उतनी ही बड़ी प्रतिभा की जरूरत होती है, जो दुर्भाग्य से उसके बाद कुछ लोगों ने में हुई है, कोशिश हुई है लेकिन हुई नहीं। जैसे मलयज, वो कोशिश दिखती है वहाँ पर नहीं हुई। उनकी क्यों, शाही की नहीं हुई। शाही जिस तरह की कविता लिखते थे वैसी कविता नहीं हुई बाद में। अभी भी आपने एक चीज़ कही कि ये कोई कविता है, अनुभव नहीं है, इसमें घोषणा है। इस लिहाज से तो आपको फिर 70 के दशक के बाद की कविताएं नहीं लगती होंगी, क्योंकि वहाँ तो सामाजिक सरोकार सीधे सीधे बोल रहे हैं। नहीं, सामाजिक सरोकार कविता में ना हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या रघुवीर सहाय जिस तरीके से सीधा सीधा वर्णन कर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सीधे सीधे वर्णन कर दे रहे हैं तो वो कविता नहीं बनती। नागार्जुन भी करते हैं। नहीं बनती, इसमें क्या समस्या है? यानी कविता अनुभव से ही बनेगी। अनुभव ही कविता बनाता है, और क्या बनाएगा? नहीं तो क्यों लिख रहे हैं? लेख लिख दीजिए, भाषण दे दीजिए, मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से कह पाएंगे अपनी बात। यानी आप छंद में भाषण दे रहे हैं। नहीं, मैं जिस आदमी के लिए कविता लिख रहा हूँ, अगर मैं सत्ता पर तंज कर रहा हूँ, या एक आदमी भूखा है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, या रामदास की हत्या होने वाली है मैं उसको आगाह कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ,
या कह रहा हूँ कि हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है। बहुत अच्छी कविता है वो। हाँ, वो कविता बहुत अच्छी है। हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही को आप सपाट कविताओं में नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि बड़ा गहरा व्यंग्य है उसमें। हाँ, तो बाकी जो कविताओं का मैंने अभी जिक्र किया, अगर मैं जिस आदमी के लिए लिख रहा हूँ उसको मैं अमूर्तन में नहीं ले जा सकता हूँ ना आचार्य जी? नहीं, अमूर्तन में ले जाना भी नहीं है। हाँ। लेकिन उस आदमी के अंदर वो अनुभव जगाना है ना। उस आदमी के अंदर या उसके अपने अनुभवों की पहचान उसको कराना है। तो वो तभी तो होगी जब मैं उसी की भाषा में कविता नहीं, आप भाषा लिखिए, उसकी भाषा से ऐतराज नहीं है, भाषा आप उसकी लिखिए, लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो एक विचार लिख रहे हैं, उसकी अनुभूति नहीं लिख रहे हैं। जिस लिहाज से भी आप कह रहे हैं कि सपाट बयानी और तमाम चीज़ें अनुभव नहीं है, तो वो कविताएं नहीं हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो नई पीढ़ी के कवि कवि ही नहीं लगेंगे। देखिए, एक काव्याभास होता है। हाँ, तो वो तो है। तो मतलब एक कविता जैसा आभास तो वो देती है, लेकिन कविता नहीं है। हाँ, जिसे श्रेष्ठ कविता कहा जाए वैसी नहीं। क्या होना चाहिए श्रेष्ठ कविता में? अनुभूति को उसकी पूरी जटिलता और संपूर्णता में संप्रेषित कर पाना, जिसमें आप स्वयं उसका कोई अर्थ निकालने की कोशिश न करें और ये बताने की कोशिश न करें कि मैंने इसमें क्या कहना चाहा है या इस विषय पर मैं क्या सोचता हूँ। फिर सवाल ये भी उठेगा कि फिर आप कविता लिख किसके लिए रहे हैं? कविता केवल, मैंने आपसे कहा, जानने के लिए लिखी जाती है। उस जानने की पूरी प्रक्रिया के साथ आप उसे संप्रेषित करते हैं। तो वो जो जानना है वो अनुभूतिगत जानना है। देखिए, हमारी परंपरा में ये माना गया कि ज्ञान जो है वो अनुभूति है। आप अगर ये कह दें कि हम ब्रह्माष्टमी, तो आप से भ्रम हो नहीं जाते। ठीक है, आप ही के साहित्य का रिश्ता में, साहित्य के स्वभाव में, साहित्य का रिश्ता में आपने इस बात को और भी लिखा है। मैं आपका एक वो कोट पहले पढ़ रहा हूँ कि साहित्य को समझने की अधिकांश विसंगतियाँ तब पैदा होती हैं जब हम ये मान लेते हैं कि साहित्य को जानने की प्रक्रिया में नहीं रचा जाता, बल्कि किसी और प्रक्रिया से जाने हुए सत्य को संप्रेषित करने की विधि है। साहित्य के समाजशास्त्रीय पक्ष और राजनीतिक उपयोग पर जोर देने वाला वर्ग तब ये भूल जाता है कि ऐसा करना प्रकारांतर से साहित्य की रूपवादी व्याख्या को पुष्ट करना है, क्योंकि यदि साहित्य स्वयं सत्य को जानने की एक स्वायत्त प्रक्रिया नहीं है और उसे किसी अन्य विधि से अन्वेषित सत्य को एक उदाहरण रचकर प्रस्तुत करना भर है, तो साहित्यकार का कौशल सिर्फ रूपगत ही होकर रह जाता है। साहित्य तब केवल तकनीक होती है, सृजन कर्म नहीं। लेकिन आप खुद आचार्य जी ये बात कहते हैं कि कवि का मूल्यांकन उसके युग के साहित्यिक चीज़ों पर नहीं होना चाहिए, यानी साहित्यिक जो परंपराएं चल रही हैं उस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिखे पर होना चाहिए, उसकी ज्ञान मीमांसा पर होना चाहिए। आप ज्ञान मीमांसा पर भी जोर दे रहे हैं और इस तरह के वाक्य भी लिख रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है बात को। एक तो ये समझिए कि साहित्य की ज्ञान मीमांसा क्या है। यानी हर विषय की अपनी ज्ञान मीमांसा होती है। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है जानने की विधि, वही ज्ञान मीमांसा है। मैं बहुत सरल शब्दों में कहें तो हर जो विज्ञान है या समाज विज्ञान है या दर्शन है, उन सब की अपनी अपनी विधियां हैं जो मूलतः तर्काश्रित होती हैं। मूलतः इस पर निर्भर करती हैं कि वो क्या चीज़ सिद्ध कर पाते हैं, उससे डाटा कलेक्ट करती हैं। तो वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनकी विधियां वो वहाँ ठीक है, वहाँ उन विधियों को लेकर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन साहित्य की अपनी ज्ञान मीमांसा की जब मैं बात करता हूँ तो मैं साहित्य की सृजन प्रक्रिया की बात करता हूँ। वो क्या है और वो कैसे आप किसी अनुभव को पहचान पाने का, एक कौन तो होती है, पर फिर आप उसको पहचान कैसे पाते हैं, मैं उसे रूप कहता हूँ, उसे नहीं जिसे बाकी लोग रूप कहते हैं। इसलिए मैंने एक छोटा सा ही लेख है जिसमें मैंने लिखा है कि रूप साहित्य की ज्ञान मीमांसा है। यानी रूप के माध्यम से ही आप उस अनुभव में प्रवेश करते हैं,
और उसको जान पाते। जानने की प्रक्रिया में रूप भी कई बार बदल जाता है। जिसको लेके आप चले थे, रघुवीर शाह ने लिखा कि मैं कई बार मतलब कहानी लिखने बैठता हूँ और कविता हो जाती, या कविता लिखने बैठता हूँ कहानी हो जाती। एक चीज़ बहुतों के साथ हो सकता है ये। तो ये एक प्रकार से मतलब वो जो रूप वहाँ वो प्रस्तुत कर रहा है, वो केवल ऊपरी रूप नहीं है, वो उसमें प्रवेश की विधि है। अनुभव में, अनुभव जगत में प्रवेश की विधि है वो। और उस प्रवेश की विधि के आधार पर कि उसने कैसे इसको जाना है, वो फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि क्या उसने उसको अनुभूतिगत तरीके से जाना है, इसकी जानने की प्रक्रिया क्या अनुभूतिगत है या कोई वैचारिक या दूसरे तरीके से है। तो इसलिए इसमें मैं कंट्रडिक्शन नहीं देखता हूँ। इसका एक वजह शायद ये भी है कि आपको मार्क्स से समस्या है, मार्क्स के विचारों से, तो आप इसलिए रूप और कला की ज़्यादा बात करते हैं और विचार की कम बात करते हैं। आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं मार्क्स को एक बड़ा चिंतक मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि उसने हमारे समय की अर्थव्यवस्था को समझने की एक अच्छी विधि हमको दी है। ठीक। लेकिन मैं उनकी जो दार्शनिक तरीके हैं उनसे नहीं सहमत हो पाता, और बहुत से उनकी जो निष्पत्तियाँ हैं उनसे भी नहीं सहमत हो पाता हूँ। तो असहमत होना मतलब कोई ऐसा अपमान नहीं होता किसी का। मुझे लगता है कि यहाँ वो थोड़ा सा शायद, मैं तो क्या हूँ उनके सामने। समस्या ये है ना कि जैसे ही आप मार्क्स से सहमत नहीं हो पाते हैं तो उन तमाम कवियों से भी सहमत नहीं हो पाते हैं जो उनसे सहमत हो पाते हैं। तो मैं क्यों मुक्तिबोध से सहमत होता हूँ? मैं क्यों शमशेर को भी कहता हूँ? मुक्तिबोध की कविता के अंत तक आते आते आप नहीं, मैं ये कहता हूँ वो ये नहीं करते तो और अच्छे कवि होते। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि वो सब व्याख्या उन्होंने नहीं की होती तो और अच्छे कवि होते। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि वो अच्छे कवि नहीं है, पर वो और अच्छे होते। खुद अज्ञे तक के बारे में मैंने कहा ये। क्या अज्ञे की असाध्य वीणा और अंधेरे में, दोनों को आप बराबर की बड़ी कविताएं मानते हैं? बराबर की बड़ी कविता है, लेकिन दोनों में ही समस्या है। अच्छा, असाध्य वीणा में कैसे? वही समस्या जो मुक्तिबोध के यहाँ है। असाध्य वीणा का अंत क्या होता है? उस अंत में वो सारे अनुभव का निष्कर्ष पेश करते हैं अज्ञे। ये मैंने उनसे भी सवाल किया था एक इंटरव्यू में, और उन्होंने चौंके थे उस बात पर। मैंने कहा कि अंत में जब असाध्य वीणा के अंत में वो कहता है श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यहाँ तक तो ठीक है। जो कुछ तुमने सुना वो सब कुछ की तत्ता थी, वो महाब्रह्म हुआ महामौन, वो जो सब में गाता है, बताइए ये क्या है? वो तो उस कविता के रेसे रेसे से वो बात व्यक्त हो रही है। पूरा जो विवरण है कविता के अंदर, उसमें से वो बात व्यक्त हो रही है। उसकी हर पंक्ति उसी चीज़ को अनुभव, उस अनुभव को आप तक पहुंचा रही है। फिर इसको अलग कहने की क्या जरूरत है? क्यों अर्थ बता रहे हैं आप? उनकी एक बहुत मतलब कविता है प्रसिद्ध, और मुझे पसंद भी है वो कविता, पर उसके बावजूद मुझे उसमें एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। मेरी कविताओं में भी हो सकती है वैसी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि मेरे में नहीं हो सकती है, पर मैं कह रहा हूँ वो दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इतनी अच्छी कविता का ही क्यों आप इस तरह से उसको वही जो अर्थ में रिड्यूस कर रहे हैं? क्यों इस तरह का है कि इतनी सारी कविताएं आपकी दुख पर आई? और क्या हो सकता है इस युग में कविता का केंद्रीय विषय? मैंने आपसे कहा कविता उस तरह से नहीं युग को बताती जैसे हम आदी है देखने के सामान्यतया। उस समय एक शब्द के रूप में व्यक्त होता है उसमें। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 9 जनवरी, दुख पर लगातार कविताएं आपने इन दिनों में लिखी। 1 जनवरी 2012 क्या करे कवि, 9 जनवरी उतना सच में, क्योंकि डेट दी हुई है तो मुझे लगा कि इस पर पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हुआ था उन दिनों की लगातार केवल उन दिनों दुख की कविताएं लिखी जा रही थी, दुख विषय बनाकर कविताएं लिखी जा रही थी। आपने अगर उसके बाद लिखी गई कविताएं भी पढ़ी होती तो आपको मिल जाता, उससे पहले भी मिल जाता। हाँ, लेकिन उस केंद्रीय स्वरूप में नहीं आया। शुरू की कविताओं में शायद उतना नहीं है। हाँ, मतलब बहुत शुरू की कविताएं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं, मुझे जो पूरी मनुष्यता दुखी दिखाई देती है उसमें वही चीज़ बार बार आती होगी।
मैं भी एक उसी मनुष्यता का एक अंश हूँ। कवि को सुख नहीं तलाशना चाहिए? हाँ, लेकिन विशफुल थिंकिंग की तरह नहीं। क्योंकि सवाल तो ये है ना कि तलाश होती है। जैसे मान लीजिए बहुत सी कविताओं में आपको मिलेगा कि कहीं कुछ अच्छी बात भी आई होगी, मतलब सुख की बात भी आई होगी, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप बच नहीं सकते हैं। जिस समय में आप हैं, मैंने आपसे कहा कि समय आता है कविता में, लेकिन खुद समय की क्या स्थिति है इस पर निर्भर करता है। और चूंकि समय की बार बार बात हो रही है नंद किशोर जी, समय कैसे दर्ज होता है किसी कविता में? जैसे मेरी कविता में हुआ, आपने पूछा कि दुख क्यों आता है, क्यों आएगा? क्या ये समय सुखी समय है हमारे अपने देश के लिए, दुनिया के लिए? क्या जिस अर्थव्यवस्था में, जिस राज्य व्यवस्था में हम रह रहे हैं वो कुछ सुखी करने वाले हैं? ये तो अभी आपने कहा कि ये तो थ्रू आउट आपकी कविताओं में आया है। तो हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो हमारा समय को 10-20 साल का थोड़ी होता है। तो थ्रू आउट तो हम दुखी नहीं रहे होंगे ना? क्यों नहीं रहे होंगे? कैसे नहीं रहे होंगे? सुख भी आया ही होगा। नहीं, यूँ आया होगा, हास्य भी आया होगा, उसमें भी रोना होता है कई बार, हंसते हुए भी। तो लेकिन सवाल ये कि ये अभी की बात थोड़ी, को 2-4 साल की बात थोड़ी। मैं इसको कोई 2014 से जोड़ के नहीं देखता हूँ केवल। जब मैं कहता हूँ पीछे भी है तो इसका मतलब मैं इसके बहुत पूरा इतिहास का मतलब लगातार मनुष्यता दुखी रहती आई है। जैसे मैं हिंसा कहता हूँ, वो दुखी हिंसा है और उस हिंसा से बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। क्या समय छोटी कविताओं में वैसे ही दर्ज होता है जैसे लंबी कविताओं में या कहानी और उपन्यास में होता है? देखिए, कहानी उपन्यास की विधि अलग है। वहाँ एक नरेशन है, वहाँ कैरेक्टर्स हैं, वहाँ सिचुएशंस हैं। कविता में तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे की कविता का उदाहरण देता हूँ जी। कविता देखने में आपको लगेगी कि इसमें तो समय कहाँ है, मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, और उसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि उसका अंतिम अंश मुझे प्रभावित नहीं करता, अतिरिक्त लगता है। अब वो कविता है एक बूंद सहसा उछली, छोटी सी कविता है। जी जी। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, है ना। अब ये अंतिम पंक्तियाँ मुझे लगता है क्यों इसका अर्थ करने की जरूरत थी, लेकिन वो जो बिंब है पहले, एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मैं पूछता हूँ, अगर आप कविता पढ़ते हैं तो ये ढलते सूरज क्यों कहा गया? ये उगता सूरज भी हो सकता था, तपता और जलता सूरज भी हो सकता था, यानी अगर लय के हिसाब से देखते तो कोई भी शब्द काम करता है। हाँ, मात्रा उतनी बनती। हाँ, तो ढलता क्यों कहा? और सूरज क्या है? जिस परंपरा में हम हैं उसमें सूरज किस चीज का प्रतीक है? यानी कविता पढ़ने की भी एक विधि होती है। उसको आप जब तक उसके पास में आप विनम्र होकर नहीं जाएंगे, जब तक आप नहीं भाषा के पास जाना, वो कवि के पास नहीं जाए, कवि तो गया। अब जो कविता आपके सामने है, जब तक आप उसके पास विनम्र होकर नहीं जाएंगे, उससे कुछ ग्रहण करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि ये देखने के लिए जाएंगे कि इसमें समय मैं जैसे सोचता हूँ वैसा आया कि नहीं आया, तो नहीं आएगा। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि समय को जस का तस दर्ज किया जाए। वो तो सारी पत्रकारिता करती है, वो आपके इतिहास की किताबें करती हैं, आपकी और दूसरे समाज विज्ञान करते हैं। तो मैंने कहा वो सभी, वो गलत नहीं है वहाँ उनका, वो विश्लेषण गलत नहीं है उनका अपना, लेकिन वो विश्लेषण कविता में जब आएगा तो विश्लेषण के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, एक और कविता का जिक्र कर रहा हूँ। ये कविता इसलिए कह रहा हूँ, अंधे न्याय की कथा। इसमें अंत में 2 शब्द आए हैं। चूंकि 2019 में लिखी गई कविता है, इस समय देश में जो चल रहा है उसका वर्डिक्ट आने वाला था, उस समय पर आ ही चुका था लगभग, और मंदिर बनने वाला था। अंधे न्याय की कथा, जिसमें आप बोल रहे हैं आंखों पर बंधी थी पट्टी और हाथों में तराजू, न्याय के भरोसे के लिए। फिर मैं बीच का छोड़ रहा हूँ। हाँ खुले तिखान
जीत के अट्टहास में पर कैसे सुनी जा सकती कराह कोई, खुलेगी क्या कभी आंखों पर बंधी पट्टी, सुनाई दे पाएगी क्या कराह हे राम। कहा गया कि आप चूंकि इसके पक्ष में रहे होंगे इसलिए आपने पक्ष में निर्णय आए इसलिए कविता इस तरह से लिखी और अंत हे राम से किया। आप चाहे तो कह दें, लेकिन हे राम तो गांधी के शब्द हैं, अंतिम शब्द। तो गांधी इस समय क्या चाहते? ये कविता ऐसे ही जैसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसी को ध्यान में रख के लिखी गई थी? नहीं, उसका मंदिर के आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, न इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई संबंध था। ये तो जो हमारे अपने समय में न्याय अंधा होकर के कर रहा है, यदि वो नापता है, केवल तौलता है, देखता नहीं। ये नहीं देखता कि एक पलड़े में धूल रखी है और दूसरे में सोना रखा है, दोनों के वजन तो बराबर हो सकता है। देख पाता तो उसको लगता है कि न्याय किस पक्ष में होना चाहिए। तो जो कानूनी पद्धतियां हैं जी हमारे देश में और कहीं पर भी, और पूरे सामाजिक न्याय की भी बात है इसमें, केवल ये लीगल जस्टिस की बात नहीं है। वो तो एक प्रतीक है न्याय का, इसलिए उसको इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा आलोचना पर बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कविता पढ़ी गई और एक वर्जन मैंने आपको सुनाया भी कि इस तरह से भी इस कविता को देखा गया। भारत भवन में प्रथम समवाय हुआ था और आपने एक स्टेटमेंट दिया था जो आपने दर्ज किया है। मैं उसी स्टेटमेंट को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूँ। जब मैंने हिंदी आलोचना के ज्ञान में मानसब का सवाल उठाया था, ये आपके शब्द है, मेरा आशय यही था कि हमारे यहाँ आलोचना की ऐसी प्रक्रिया विकसित नहीं हुई है जो स्वयं साहित्य की प्रक्रिया को प्रामाणिक मानकर उस पर विचार करे। क्या आप भी इस स्टेटमेंट पर? जी हाँ, बिल्कुल। अभी इतनी देर हम यही तो बात कर रहे थे। क्यों निष्ठ कायम रहूँगा? क्यों इस तरह के, क्यों ऐसा होता है? तो आलोचकों से पूछिए जो ऐसा करते हैं। आपने लिखा ही है? नहीं, मैं तो लिख रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, और कोशिश में ये करता हूँ कि ऐसा मुझसे ऐसा ही हो, लेकिन हो सकता है ना भी हुआ हो, वो एक अलग बात है, वो मेरी अक्षमता हो सकती है, पर चाहता मैं यही हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। क्या कारण है कि आलोचना धीरे धीरे हमारे यहाँ कम होती चली गई है? नहीं, आलोचना है कहाँ? कम ज़्यादा तो तब होती है जब वो कहीं होती है। आलोचना के नाम पर या तो प्रशस्ति वाचन है और या निंदा प्रस्ताव है। किसी कवि को उसकी किसी कृति को का विश्लेषण करके तो कुछ समझाया नहीं जाता, राय दी जाती है। कैसा होना चाहिए आलोचना का स्वभाव? क्योंकि आपके संबंध तो बहुत सारे आलोचकों से रहे हैं। कृति के साथ होकर के उसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या हुआ है इस कृति के दुनिया में। उसको बाहर की दुनिया से मत जोड़िए एकदम, बाद में जुड़ता है तो जुड़ता है, नहीं जुड़ता है तो नहीं जुड़ता है, पर आप पहले से बाहर की दुनिया को लेकर के चलते हैं कि ये, क्योंकि आप ये मानते हैं कि साहित्य अगर कोई ऐसी बात कर रहा है या कोई ऐसी बात कह रहा है या ऐसे जगह पहुंच रहा है जो विज्ञान सिद्ध नहीं करता, दर्शन सिद्ध नहीं करता, कि आपका समाज विज्ञान सिद्ध नहीं करता, आपका मनोविज्ञान सिद्ध नहीं करता, तो आप कह देंगे गलत है। यानी बाकी सबकी तो प्रामाणिकता है, साहित्य की अपनी कोई प्रामाणिकता नहीं। मैं जोर इस पर देना चाहता हूँ कि साहित्य भी एक ज्ञान की विधि है, एक प्रामाणिक विधि है। सारी कलाएं, साहित्य हम ठीक है मोटे तौर पर सारी कलाएं कह सकते हैं, वो विधि जो अपनी प्रक्रिया से कुछ मूल्यों तक की अनुभूति संभव करती है, कुछ बातों की अनुभूति संभव करती है। उसको आप प्रामाणिक नहीं मानते क्योंकि आप कहते हैं मनोविज्ञान ये नहीं कहता, कभी आप कहेंगे ये विज्ञान ये बात नहीं कहता, फिजिक्स ये बात नहीं कहती, कभी आप कहेंगे नहीं पॉलिटिकल थियोरी ये बात नहीं कहती। तो इन सब ने अपने अपने तरीके से समझा है ना। अगर आप पूछेंगे किसी व्यक्ति से कि भाई आज की मुख्य समस्या क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति, तो दार्शनिक उसका उत्तर अलग देगा,
मनोवैज्ञानिक उसका उत्तर अलग देगा, अर्थशास्त्री उसका उत्तर अलग देगा, राजनीतिविद उसका उत्तर अलग देगा, सब अलग अलग उत्तर देंगे ना। उनसे आप नहीं कहेंगे कि तुम गलत हो। साहित्य ने अपना अलग उत्तर दिया, तब आप कहेंगे ये क्या सिद्ध हुआ, ये देखिए ये लोग तो ये कह रहे, वो सब भी एक बात नहीं कह रहे, और उनमें भी भेद होगा। अगर आप मान लीजिए कि युंग से पूछते तो कहता आपने अपनी आत्मा को खो दिया है, ये सबसे बड़ा संकट है। फ्राइड उससे नहीं सहमत होते, पर हम मानते हैं उनका भी महत्व है, उनका भी महत्व है, ठीक है, पर साहित्य का कोई महत्व नहीं है। अगर साहित्य को ऐसी बात कह दे जो आपके बाकी समाज विज्ञानों और उसके द्वारा सिद्ध नहीं होती हो, फिर साहित्य इतिहास कैसे पढ़ा जाएगा? तो आप इतिहास लिखने वाले जाने, ये तो उनकी समस्या है, ये साहित्यकार की समस्या थोड़ी है। और तो साहित्यकार इसलिए थोड़ी लिखता है कि बाद में इतिहास कैसे लिखा जाएगा उस पर ही सोच के लिखे, ये तो उसका काम नहीं है। ये तो इतिहास जैसे आप बाकी चीज़ों का इतिहास लिखते हैं, पूरी दुनिया का इतिहास लिखते हैं, तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या धारा बह रही है, क्या इसकी ताकत है, क्या कमजोरियां हैं। वैसे ही साहित्य के द्वारा बताए गए तो उसकी समझिए। कविता पर एक सवाल और आपसे, क्या आपकी कविताओं में जल, बरसात, नदी, इन सब के बिंब आने के पीछे आपका राजस्थान से होना एक कारण है क्या? हाँ, मनोवैज्ञानिक कारण तो हो ही सकता है, क्योंकि मैं जिस प्रदेश का वासी हूँ, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान का, वो तो रेगिस्तान का इलाका है, और अब तो खैर थोड़ा बहुत जल उपलब्ध है। मुझे याद है मेरे बचपन में तो बड़ा मुश्किल था उसको उपलब्ध करवाना, भी बहुत मुश्किल आती थी, 2-4 घड़े पानी लाने में भी दिक्कत आती थी, शहर में भी, गांव की तो छोड़िए आप। और जिस तरह का पूरा टोपोग्राफी थी वहाँ की, तो वो सारी चीज़ें मन में कहीं बने रहते हैं उसके, तो जाहिर है कि वो और लेकिन मैं ये भी देखता था कि उसके बावजूद कहीं उसमें गहराई में एक जल भी है। तो वो आप चाहें तो उसको पूरी मनुष्यता से जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो मनुष्य के मन से जोड़ सकते हैं, जो धीरे धीरे एक सैंड ड्यून जैसा होता जा रहा है, सूख रहा है। और क्या पेड़ भी इसी कारण आते हैं, क्योंकि राजस्थान में पेड़ नहीं है? ठीक है, मुझे आकर्षित करते हैं बहुत। मैंने आपसे कहा ये हरा जो आपके पीछे दिख रहा है, ये मुझे ज़्यादा आकर्षित करा जो मेरे पीछे दिख रहा है उससे। मुझे नीला आकर्षित कर रहा है। तो आप तो नीला पहने हुए हैं, मुझे इसलिए आकर्षित नहीं, मुझे हरा रंग बहुत आकर्षित करता है, हमको मिलती नहीं थी। मुझे अपने बचपन का याद है, मैं जब पहली बार कलकत्ता गया अपने बाबा के साथ में, तो मतलब ये राजस्थान बरसात के दिन थे, मतलब तो राजस्थान में तो बरसात रेयरली होती थी। थोड़ा आगे निकल उस इलाके से तो मैं पागल हो गया था वो हरियाली देख करके, इतनी हरियाली भी हो सकती है। पहली बार जीवन में देखा कि इतनी हरियाली और इतना पानी बरसता है। आपको याद होगा जैसलमेर में एक बार, अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन एक दफ़ा वो बारिश होनी तो मतलब ये क्या हो गया, बच्चों को लगा ये क्या चीज़ है। उन्होंने छोटे छोटे बच्चे जो थे 3-4 साल के, उन्हें बारिश देखी नहीं थी 4 साल तक, तो उनको लगा ये क्या हो रहा है। अखबार में आया था इसके बारे में। तो ये थे हमारे प्रदेश में स्थिति थी। वो रामचंद्र जी की कृपा से वाल्मीकि रामायण का किस्सा मैं आपको सुना रहा था थोड़ी देर पहले। जी जी आपकी कविताओं को और अगर हम थोड़ा गहरे में जाकर पढ़ें तो उसमें जो आध्यात्म या प्रेम जो आया है आपकी कविताओं में, वो बहुत डिवाइन स्वरूप में आया है। यानी उसमें इंद्रियता या इंद्रिकता उस तरीके से नहीं है जैसे कविताओं में दिखलाई पड़ती है। इसके पीछे की वजह क्या रही? अब वजह तो आदमी की मानसिक बनावटी होती है। मैं मानता हूँ कि इंद्रिकता भी एक माध्यम हो सकती है, क्योंकि प्रेम अंततः एक अनुभूति है। मैं यही कहने वाला था कि आप अनुभूति पर जोर देते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रेम अंततः एक अनुभूति है, तो अगर वो अनुभूति है तो इंद्रिकता वगैरह उसके साधन है। बिल्कुल है। और अगर आप उस साधन के बिना भी वहाँ तक पहुँचे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप पेड़ के साथ वही रिश्ता महसूस करें, अगर आप रेगिस्तान के साथ वही रिश्ता महसूस करें, अगर आप बर्फ और नदी घाटी के साथ भी वही रिश्ता महसूस करें, एक एकत्व का भाव जिसे मैं कहूँ। मेरे लिए आध्यात्मिकता कोई किसी धर्म को मानना या किसी ईश्वर को मानना भी नहीं है।
मेरे लिए आध्यात्मिकता का अर्थ है सृष्टि के एकत्व का भाव। ये एकत्व का बोध जहाँ मुझे होता है, उसके लिए स्त्री पुरुष के सौंदर्य को ही बीच में लाना क्या आवश्यक है। आता है कभी, वो ऐसा नहीं कि मेरी कविताओं में नहीं आया है, आया है वो भी कभी, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर वो केवल वहीं तक रह जाता है और उस आध्यात्मिक अनुभूति तक नहीं ले जाता जिसे हम प्रेम कहते हैं, तो फिर वो एक तरह से एक मनुष्य को केवल ऐन्द्रिक स्तर पर सीमित कर देता है। ये जो अध्यात्म, मैं मनुष्य को केवल ऐन्द्रिक अस्तित्व नहीं मानता हूँ। ऐन्द्रिक अस्तित्व है तो मनुष्य है, ये बात सही है, पर केवल ऐन्द्रिक नहीं है, उसमें एक चेतना भी है, उसमें भावनाएं भी हैं, उसमें एक जुड़ाव की आकांक्षा भी है, जुड़ाव न हो पाने की पीड़ा भी है। इसकी वजह क्या दर्शन का अध्ययन आपका रहा? दर्शन का क्यों, दर्शन का अध्ययन भी मैंने छोटा मोटा किया है, लेकिन ये क्या आवश्यक है उसके लिए दर्शन का? दर्शन तो मेटलिस्टिक भी होते हैं। क्योंकि आप ही के समकालीन और भी लोग कविताएं लिख रहे थे, केदार जी बाकायदा कविताएं लिख रहे थे, और जिस तरह की बात आप कह रहे हैं उनके यहाँ वो बमुश्किल दिखलाई पड़ती है। आप और वो अगर आप एक नज़र से देखें तो दोनों एक अलग अलग कवि दिखलाई पड़ेंगे। तो होना ही चाहिए, हर कवि को अलग दिखलाई पड़ना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन वो जो डिवाइन या वो जो ऐन्द्रिकता की कमी या फिर उसको हटाकर देखने का जो स्वरूप है। ऐन्द्रिकता मतलब देखिए, अगर आप ये कहें कि उसमें अगर पेड़ है तो वो ऐन्द्रिक नहीं है क्या? आप ऐन्द्रिकता को केवल मतलब एक शारीरिक संबंधों तक सीमित कर रहे हैं, जो नहीं है। जितनी भी इंद्रियां हैं वो जहाँ जहाँ से संतुष्ट होती हैं वो सब ऐन्द्रिक विषय है। तो वो अगर आपको वहाँ तक ले जाती है तो क्या आवश्यक है कि आप उसमें स्त्री सौंदर्य को ही आधार माने उसका, या स्त्री देह को ही आधार माने उसका? इस लिहाज से तो जो देकार्त ने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, है ना, और वो संशय की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर लोगों का ये कहना था, उस दौर के विचारकों का, ये जो बाद में आए, कि उसमें व्यक्तिगत अनुभव और यही ऐन्द्रिकता, इसकी कमी दिखलाई पड़ती है। नहीं, इसलिए नहीं कि वहाँ सोचने का अर्थ क्या है। देखिए, पिकासो ने कहा है कि आई डोंट पेंट थिंग्स एज ए सी देम, आई पेंट एज ए थिंक देम। ठीक है। तो थिंक यहाँ अनुभव है, जिसे मैं अनुभव करता, मतलब यहाँ उसका अर्थ कोई विश्लेषणवादी विचार से नहीं है। यहाँ जिस तरह मैं उसको अनुभव करता हूँ अपने अंदर, वैसे मैं उसको व्यक्त करता हूँ। ठीक है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि ऐन्द्रिकता को आप केवल एक चीज़ तक सीमित कर देंगे तो वो तो कविता को बहुत सीमित कर देना हुआ। अंततः अगर आप पूरे जीवन के साथ एकत्व का बोध कर पाते हैं, और ऐन्द्रिक स्तर पर ही होता है ना वो, आप हवा से, पानी से, पेड़ से, सबसे हो रहा है, पशु पक्षियों से, तो अगर वो भाव आपके अंदर नहीं है तो प्रेम फिर केवल आंतरिक वस्तु होकर रह जाता है। चलिए, चूँकि अध्यात्म की बात हो रही थी और आपने कहा था मेरे लिए अध्यात्म में धर्म उस तरह से मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जिनके शिष्य रहे या जिस शिविर में एक तरीके से अगर मैं कहूँ आपने कविताएं और बाकी सब चीज़ें सीखी, विद्यानिवास मिश्र जी, पंडित जी, उनके यहाँ आध्यात्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ आता है। देखिए, एक तो मैं उनका शिष्य नहीं रहा कभी, और मेरी उनसे बातचीत बहुत होती रहती थी जब वो आते थे अज्ञे जी के यहाँ पर, और वहीं हमारी मुलाकात ज़्यादातर हुई। तो मेरे और उनके विचारों में ये फ़र्क है। उनके लिए धर्म जरूरी है, लेकिन वो धर्म का अर्थ भी कुछ भिन्न करते हैं। वो हिंदू धर्म या इस्लाम नहीं होता फिर वहाँ पर, जहाँ तक मैं समझ पाया उनको। यद्यपि हिंदू सनातन की खोज, हिंदू धर्म में एक पुस्तक भी है उनकी, पर वो सनातन की खोज है, वो हिंदू धर्म नहीं है। तो सनातन की खोज जो है वो तो ठीक, वो तो एक आध्यात्मिक भाव है, वो किसी भी प्रक्रिया से हो, उसमें धर्म भी किसी की मदद करता होगा या होता होगा, मतलब मैं जानता नहीं, मेरे अनुभव नहीं है उस तरह के, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसी के लिए हो सकता है वो भी। बहुत से लोग धार्मिक आधार से शुरू करते हैं और आध्यात्मिक हो जाते हैं। आपको बहुत से क्रिश्चियन सेंट्स मिलेंगे ऐसे, जो जिनका
बहुत से हमारे मध्यकालीन भक्त कवि, जिनका भक्त कवि का वहाँ धर्म है ना, धर्म ही है, किसी न किसी की उपासना में लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो पूरी सृष्टि के साथ जैसे एक हो जाते हैं। कबीर को छोड़कर कबीर में ऐसा नहीं, धर्म की व्याख्या की बात कर रहा हूँ, कबीर के यहाँ धर्म को छोड़कर। हाँ नहीं, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि कबीर क्या भी धर्म है, वो उनका अपना धर्म है, जो एक पंथ चल गया उनके नाम से, तो वो कबीर पंथ तो उनके नाम से ही चल गया। और दूसरे में कबीर में मैं मतलब बहुत ही डरता हुआ कह रहा हूँ, मैंने पहले खुल के कहा है जी, और मजाक में कह रहा हूँ डरता हुआ। कबीर के यहाँ एक समस्या ये है कि वो जिस अनुभूति में जाते हैं उसकी शब्दावली कहाँ से लाते हैं। जो भी अनुभूति के लिए अपनी उस अलौकिक या आध्यात्मिक अनुभूति के लिए जब वो शब्द सुनते हैं तो कहाँ से लाते हैं, वो किस धार्मिक परंपरा से है। हाँ, ये जरूर है कि धार्मिक जो उनकी उपासना की पद्धतियाँ वगैरह है उसका वो विरोध करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया इससे पहले वाली बात को। मैं ये शब्द कहाँ से लाते हैं उसको थोड़ा बताइए। नहीं, वो भाषा कहाँ से आती है, सुषुम्ना वगैरह कहाँ से आ जाती है? लोक की भाषा है वो तो। लोक की भाषा तो कोई नहीं, आप इसे पूछिए सुषुम्ना के बारे में, वो तो कबीर से आई है ना। कबीर पंथियों ने कुछ शब्दों को आप हटा दें तो बहुत से शब्दों को तो मूल जो शब्द है उनकी बात करें, बाकी तो ठीक है, भाषा जो मेरे में भी वही मिल सकती जो कबीर में मिलती, लेकिन जो केंद्रीय शब्द आते हैं जिनसे वो अनुभूति फूटती है वो तो शब्दावली शास्त्रीय है। और वो सारे आपका पारंपरिक धर्म की शब्दावली है। तो नाथ पंथ और उन सब से आता है वो तो। हाँ, तो आता है, तो फिर नाथ पंथ क्या है? पंथ है कि नहीं, धर्म है कि नहीं? नाथ पंथ तो मतलब एक पूरा अपने आप में धर्म है, पूरी उसकी पद्धति है, पूरी उसके सिस्टम है, पूरा उसका दर्शन है। कबीर तो हर धर्म पर चोट कर रहे हैं ना। नहीं, हर धर्म पे करते हुए जाते तो वहां से हैं। तो जिसकी बात की जाएगी आचार्य जी वहीं से आएगा। नहीं, अपनी अनुभूति के लिए लाते हैं, अपनी अनुभूति व्यक्त करने के लिए लाते हैं। और जो चोट जो कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहां उनके लिए वो तो ठीक है और बाकी ठीक नहीं है। क्यों? मैंने एक बार कबीर और रामकृष्ण परमहंस को कंपेयर किया एक लेख में। मैंने कहा वो किसी पर चोट नहीं करते और सभी पद्धतियों से गुजर के कहते हैं कि सभी एक ही जगह पहुंचाती। कबीर के लिए कोई पद्धति सिवाय उनकी और दूसरी पद्धति नहीं है जो उसी मंजिल तक पहुंचाए। तो मतलब क्या कहेंगे? आगे बढ़ता हूँ क्योंकि बहुत लंबी बात भी हो सकती है इन सब पर। और नहीं, मेरा तो एक पूरा लेख मैंने पढ़ा, एक पेपर में पढ़ा था जो था कि बजरिए कबीर नाम था उसका, कि कैसे वो एक कई जगहों पर जैसे बहुत से मामलों में स्त्री का विरोध करते हैं, बहुत से मामलों में उसको मतलब माया मानते हैं। ये सब कहाँ से आया? माया महाठगनी। बल्कि ऐसा मानते हैं कि उसकी छाया से भी भुजंग तक अंधा हो जाएगा। जातन की झाई पर अंधोत भुजंग। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। चूँकि विद्यानिवास जी की बात हुई तो मैं अज्ञेय की बात ना हो ये संभव नहीं है। आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे, संभवतः आपने अज्ञेय पर काम भी किया, आलोचनात्मक काम भी आपने किया और नाना करते हुए किया। जितना मैंने पढ़ा कि आपसे जब कहा गया तो आपने कहा कि आलोचना तो मेरा काम है नहीं, लेकिन अब इतना जब इसरार किया जा रहा है तो कुछ लिखता हूँ। अज्ञेय का गांधी से शुरुआत में मतभेद रहा, लेकिन वही अज्ञेय जयप्रकाश नारायण से प्रभावित थे और जयप्रकाश नारायण गांधी से प्रभावित थे। ये कैसे संभव है कि अज्ञेय गांधी से प्रभावित ना हो बल्कि जिसको गांधी ने प्रभावित किया है उससे प्रभावित हो? देखिए, आप भूल जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण खुद भी गांधी से प्रभावित नहीं थे। जब वो लौट के आए थे तो मार्क्सवादी थे और उसके बाद फिर वो रोइस्ट हो गए लगभग। ये वो दौर है जब अज्ञेय भी रोइस्ट थे, तब से उनके संबंध। नहीं, जयप्रकाश नारायण तो गांधी का
गांधी के विचारों से, हाँ विचारों से, आज़ादी की लड़ाई में तो सब ठीक है, अलग बात है, लेकिन वो नहीं थे प्रभावित। गांधी से वो बहुत बाद में प्रभावित हुए, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद अधिक प्रभावित हुए, जब वो सर्वोदय में गए। उससे पहले गांधी को महान व्यक्तित्व, जैसे आचार्य नंददेव भी मानते थे, महान व्यक्तित्व सभी मानते थे, और आज़ादी की लड़ाई उन्हीं के नेतृत्व में सफल हो पाएगी ये भी मानते थे, लेकिन विचारों से नहीं सहमत थे वो। ये तो प्रभावती जी ने कहा बाद में, जब जयप्रकाश सर्वोदय हुए और गांधी की बात करने लगे, तो कहा कि कल काश बापू के समय ये हो जाता तो वो कितने खुश होते। दरअसल वो दौर वो था जब क्रांतिकारी आंदोलन भी साथ चल रहा था। अज्ञे तो उसके सदस्य थे, उसमें बम बनाने के सिलसिले में जेल भी गए, और उसके बाद फिर रॉय से प्रभावित रहे उस दौर में। तो वो दौर ऐसा था जो एक वर्ग था जो गांधी को थोड़ा इरेशनल मानता था, सम्मान करता था, इरेशनल मानता था, लेकिन धीमे धीमे समझ में आया आगे कि भी कि गांधी इरेशनल नहीं है। ये बहुत से लोगों को समझ में आता, मतलब ये टाइम लगता है इस चीज़ को समझने में गांधी कितने इरेशनल है, क्योंकि जो उनकी भाषा जिस तरह बोलते हैं, वो जिस तरह बात करते हैं, हमको बड़ी उपदेशात्मक किस्म की लगती है वो, लेकिन उसमें कितनी गहराई, उसमें रीजन कितना है, ये बाद में पता चलता है। हिंद स्वराज जब लिखी गई तो आप जानते हैं कि क्या क्या बातें उसके बारे में कही गई, अंत तक कही जाती रही। आज लोग मानते हैं कि वो तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जब उसकी व्याख्या करने लगते हैं तो इसलिए गांधी को समझना भी इतना आसान है। वो एक डिसेप्टिव सिंप्लिसिटी है गांधी में। हाँ ठीक कह रहे हैं, एक डिसेप्टिव सिंप्लिसिटी है, तो मतलब लगता रही तो सिंपल सी बात, पर वो है नहीं सिंपल सी। तो इस चीज़ को समझने में आगे को भी समय लगा, लेकिन बाद में वो उन्होंने घटना का जिक्र किया कहीं पर, इसमें लिखा है कि मैं जा रहा था कहीं और रेडियो से एक आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो गांधी बोल रहे थे। मैं ठिठक के खड़ा होकर सुनने लगा, और उस आवाज़ से उनकी जो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था दृढ़ हुई, मुझे लगा कि ये बहुत आंतरिक चीज़ है कुछ। उसके बाद फिर वो गांधी की तरफ गए। उस घटना का जिक्र बड़ी ड्रामेटिक तरह की इवेंट लगती है, ये उसने जिक्र किया उन्होंने। आपने अज्ञे से क्या क्या सीखा? अज्ञे से मैंने सिर्फ शब्द का सटीक इस्तेमाल कैसे किया जाए ये सीखने की कोशिश। सीखा कि नहीं सीखा नहीं कह सकता हूँ, ये सीखने एकमात्र वो चीज़ थी। और कभी सटीक शब्द ना मिले कविता में, जिसकी तलाश में है, तब क्या करते हैं? तो ये कविता लिखता हूँ कि सटीक शब्द नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं सच में जानना चाह रहा हूँ। मैं सचमुच कह रहा हूँ। हाँ। कई बार हम कहते हैं कि कुछ है बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। तो वो उलझन लिखता हूँ। उलझन भी एक अनुभूति है। और अगर मान लो कभी लिख दिया, समझ में आया कि नहीं आ गया, सटीक नहीं है वो, तो मैं मानता हूँ कि मेरी अक्षमता है, कमजोरी है, वो कविता उतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे सटीक शब्द की बात करें, या शब्दों के अतिरिक्त शब्द का बचाव कविता में किया जाना चाहिए, है ना? अब जैसे आपकी कई कविताओं में है जहाँ पर है कि ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे, जैसे लौट रहा मछुआरा, खाली जाल लिए पानी से पतझड़ के। अब इसमें लौट रहा है मछुआरा भी हो सकता था, लौट रहा था मछुआरा भी हो सकता था, लेकिन आपने वो है जो है वो अतिरिक्त लगा तो वहाँ से आपने हटा लिया। इस तरीके से बहुतेरी ऐसी कविताएं हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें आप मिलती हैं। ये अतिरिक्त व्यय ना हो शब्दों का, क्या इससे अर्थ में बाधा भी पड़ती है, समझने में बाधा पड़ती है? अर्थ तो उस बात हो चुकी, क्या समझने में बाधा? मुझे नहीं लगता कि बाधा पड़ती है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए लिखता हूँ कि लौट रहा मछुआरा, तो आप इसे चाहें तो अतीत में लोकेट कर दें, चाहे तो वर्तमान में लोकेट कर दें। जब मैं है या था कह दूंगा तो एक जगह लोकेट हो जाएगा, और मछुआरा फिर मछुआरा रहेगा केवल। जैसे सोया हुआ आकाश, श्यामल एक लय में घने झुरमुट की, चोट पैरों से आकर, चोर पैरों, ये गलत शब्द है, चोर पैरों से आकर, धूप तिरछी चुभाती तिनका, कुनमुनाता आकाश, धूप को बाहों में ले फिर सो जाता। अब यहाँ धूप तिरछी चुभाती तिनका कुनमुनाता आकाश, इन सब के बीच में भी शब्द आ सकते थे, लेकिन नहीं आए।
ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं, मैं तो अच्छा ही मान रहा हूँ। मैं तो एक जनरल बात पूछ। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है ना उसकी। हाँ, जब ज़रूरत नहीं तो क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, कई बार हम केवल लय के लिए एक शब्द डाल देते हैं। अगर इसमें लय है उसके बिना तो ज़्यादा परफेक्ट है। अब जैसे आपने लिखा सोया हुआ है आकाश, अब मैं इसको ऐसे पूछता हूँ, अगर इसमें है हटा देते तब भी अच्छा हो जाता? हाँ, सोया हुआ आकाश। लेकिन तब आप देखिएगा आगे की लय कैसे बनती है। श्यामल एक लय में। नहीं, आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरी कविता की लय में क्या चीज़ बाधा करती है और क्या चीज़ नहीं करती। आप बताएं कैसे। सोया हुआ है आकाश, श्यामल एक लय में घने झुरमुट की, चोर पैरों से आकर धूप तिरछी चुभाती तिनका। सोया हुआ आकाश श्यामल एक लय में, तो आगे की पंक्तियां लय में नहीं आती। जो घने झुरमुट में वगैरह है वो फिर लय में नहीं आ पाती। इस तरीके से अंतिम में एक है अंतिम पंक्ति में है, फिर सो जाता है, यहाँ लय आती है। यहाँ लय के लिए जरूरी है। अगर आप इसको पढ़ें, कुन मुनाता आकाश धूप को बाहों में ले फिर सो जाता है, इन दोनों में लय का निर्वाह कहाँ ज़्यादा अच्छा है? ठीक, मैं इस पर बात करना चाह रहा था कि मतलब एक कवि को शब्द कैसे बरतने चाहिए। ये मैंने अज्ञे से सीखा है। मैंने आपसे कहा अज्ञे से अगर मैंने सीखा है कुछ कवि के रूप में, तो शब्द को कैसे बरता जाए। अज्ञे का प्रभाव रहा, शब्द बरतना आपने सीखे। कविता पर तो चलिए अज्ञे का प्रभाव आपके ऊपर रहा, लेकिन आपने नाटक भी लिखे। अज्ञे के भी नाटक उत्तर प्रदर्शित। हाँ, वो अलग तरह का है। अलग तरह का है। नाटकों पर किसका प्रभाव रहा? मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी नाटककार के न तो संपर्क में रहा, न किसी से अत्यधिक प्रभावित हुआ कि इस तरह का नाटक मुझे लिखना चाहिए वगैरह। ऐसा कुछ भाव मेरे मन में कभी आया नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि किसका प्रभाव रहा। लेकिन नाटक की प्रक्रिया वही है। एक कौंध की तरह से एक चीज आती है और वो उस नाटक के उसमें जगत में मुझे प्रवेश करवाती है। मुझे हमेशा वो कौंध नाटक में दिखाई देती है कहाँ पर एक अभिनय की अत्यधिक गुंजाइश है, यानी कौन सी ऐसी स्थिति है जो अभिनय है, अधिक से अधिक अभिनय हो सकती है। और अभिनय से मेरा मतलब केवल हाथ पैर हिलाने से नहीं है, कितनी गहरी द्वंद्वात्मकता उसमें आती है, कितने भिन्न भिन्न भाव एक साथ आते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नाटक के लिए आकर्षित करती रही, जो मुझे नाटक में संभव दिखता है हो पाना। लेकिन मैं किसी एक नाटककार से प्रभावित रहा ऐसा मैं नहीं कह सकता। आगे से मैं रहा, ये मैं मानता हूँ स्वयं भी। एक उस प्रभाव का मैंने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, ये तो और लोग तय करेंगे। अज्ञे के निबंधों से भी प्रभावित रहे? कम, हालांकि उन पर बहुत कम बात होती है। हाँ, नहीं, मैंने किया एक आध जगह पर, लेकिन कम। उनके जो निबंध हैं जो साहित्य या कविता के बारे में, वो तो प्रभाव डालते हैं। खासतौर से कविता में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्यों हुए हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या परिवर्तन हुए हैं, ये सब मुझे प्रभावित करती है, उनका विश्लेषण सारा। लेकिन बाकी उतना नहीं प्रभाव है। सामाजिक सरोकार आपके लिए कितना मायने रखते हैं साहित्यिक लेखन में? जितना किसी भी मनुष्य को, किसी भी लेखक को करने चाहिए। वो कैसे आते हैं, ये देखिए भिन्नता वहाँ है। वो प्रभावित नहीं करते हैं कहना गलत होगा, क्योंकि मानवाधिकार की संस्कृति आपने अलग से पुस्तक लिख दी, लेकिन वो साहित्यिक पुस्तक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब साहित्य पढ़ते हैं तो आपके जो सामाजिक सरोकार हैं या मानवीय सरोकार हैं, वो आपको क्या लगता है कि साहित्य में मानवाधिकार की बात नहीं है? मतलब मानवाधिकार होने से ऐसा लिखने साहित्य थोड़ी हो जाएगा। अनुभूति के स्तर पर जहाँ मानवाधिकार पर आघात होता है, क्या वो आपको दुख नहीं देता है आपकी कविता? जहाँ पर वो पुष्ट होना चाहिए, क्या उसका आग्रह नहीं है? जब आप मनुष्य मात्र को एक स्वतंत्र, जो पहली ही कविता में मैंने आपसे कहा, जिसका जिक्र मैंने शुरू भी किया था, बांसुरी मोर पंख का,
कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने, तो ये मनुष्य होने का सरोकार है कि आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता का आग्रह है। तो कविता में तो उसी तरह आ सकता है। और दूसरी तरह की कविता के आप हिमायती हैं भी नहीं, हमने इससे बात पहले कर भी ली। एक चीज़ और आपके बारे में कही जाती है कि आपके संबंध नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी दोनों से रहे, और ये दोनों लंबे समय तक एक तरीके से अलग अलग ध्रुव पर खड़े हुए थे। आपके बारे में कहते हैं आप अशोक वाजपेयी ध्रुव के रहे। आप किसके पक्षधर, ध्रुव में रहते हुए भी आप किसके पक्षधर अधिक रहे, और क्यों इस तरीके की बातें हुई? अब ये तो बातें करने वाले जाने, लेकिन मैं अशोक वाजपेयी के भी ग्रुप में कभी नहीं रहा। मैं उनका मित्र हूँ, उनकी कविता पसंद करता हूँ, उनकी आलोचना भी करता हूँ। बल्कि मुझे याद पड़ता है पंकज सिंह ने एक बार लिखा था, लिखा नहीं, शायद इंटरव्यू दिया था विश्वनागर को। उस इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया इस बात का। उन्होंने कहा कि अशोक वाजपेयी अपना विरोध बर्दाश्त नहीं करते, जबकि मैं नहीं मानता कि नहीं करते, लेकिन ये पंकज सिंह की राय थी। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि धनेश्वर आचार्य उनके घनिष्ठ मित्र भी हैं और निरंतर कई बातों का उनके विरोध भी करते रहते, फिर भी वो मित्र है। क्या कारण है? अशोक जाने। इसका उत्तर तो अशोक दे सकते हैं ना, क्योंकि मैंने ये पाया है कि देखिए, आप विरोध नहीं, असहमतियाँ होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा, असहमति तो उनसे आप रखें तो वो सहर्ष उसको नहीं सुनते कोई भी करेगा। हाँ, नियतन आप जब कुछ करते हैं, किसी को उठाने गिराने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को, तो किसी को भी इरिटेशन होगा। उसको क्या पसंद करेगा कोई आदमी उस तरह के विरोध को। लेकिन अगर आप अदरवाइज ये कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैंने तो उनकी सीमाएं बताई उनकी कविता की, लिख करके बताई है। और अभी अर्पण कुमार ने जो कार्यक्रम किया उसमें बोला हूँ उसके बारे में, और साफ साफ कहा है कि उनकी ये समस्या है। मुझे, मैं गे की समस्या बता सकता हूँ तो उनकी क्यों नहीं बता सकता हूँ। और उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि नहीं, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा बोल। ये चीज़ तो आपके बारे में भी कही जाती है आचार्य जी कि आपको तमाम दूसरों की कविताओं में कमियां नज़र आती हैं, लेकिन अपनी कविता में आपको लगता है जो आप लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं। पता नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि मैं जो लिख रहा हूँ वो ठीक ही होगा। अब मुझसे इतना ही हो पाया, वो बात अलग है। मैं ये कहता हूँ हमेशा, मैं मुझसे इतना हो पाया, अब वो ठीक है कि नहीं, ये तो आप लोग तय करिए। उसमें कुछ कमी जगह तो बताइए, मैं उसको मानूंगा। लेकिन वही बात है ना, आलोचना हो कहा रही है, वही उस तरह से हो ना। आप कभी ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये सरोकार नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ है। अब कैसे बात करें? अब वो कैसे प्रकट होगा कि है कि नहीं है? आप उसका विश्लेषण करके बताइए कि नहीं है, तो मैं विश्लेषण करके बताऊंगा कि है। क्यों आलोचना उस बात के लिए, मतलब मेरी कविता के शिल्प को लेके, शब्दावली को लेके, इसको लेके, कोई भाषा को लेके कोई आलोचना नहीं। आलोचना केवल एक बात पर है, सामरिक सरोकार। प्रकृति की कविताएं लिखते हैं, हाँ। पेड़ों की कविताएं लिखते हैं, मतलब इस तरह की एक जैसी कविताएं लिखते हैं। अब कविता मैं मानता हूँ कि एक जैसी नहीं होती, कोई कविता दूसरी कविता के समान नहीं होती। वो आपको एक दिशा में तो ले जा सकती है, लेकिन एक जैसी कभी नहीं होती। नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। इसी तरह से कहीं पर भी स्टालिन का जिक्र आता है तो आप स्टालिन का विरोध करते हैं। मंच से भी एक दो बार ये बात हो चुकी है, लेकिन रेड आर्मी ने हिटलर का विरोध किया था, इसका जिक्र आप नहीं करते हैं। नहीं, सवाल ये उठता है कि अगर मुझे स्टालिन, हिटलर का क्या मैं समर्थन करता हूँ कभी? नहीं, सवाल ये उठता है कि स्टालिन ने जो काम किया, जो रूस के साथ किया, ठीक, विरोध उसका है। लेकिन जो अच्छा किया, जिस चीज को रोका, जिस फासिज्म को रोका, नहीं, वो तो देखिए, वो तो एक तरह की मजबूरी थी, क्योंकि आक्रमण कर दिया हिटलर ने उस पर। आप इस बात को भूल रहे हैं कि एक अनाक्रमण संधि दोनों के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है। और तो जब हिटलर बाकी जगह पर आक्रमण कर रहा था तो स्टालिन चुप थे। अगर उनका फासिज्म से विरोध था तो फिर उस समय विरोध करते। वो तो खुद लेफ्ट फासिस्ट थे। लेकिन अगर नहीं रोके होते तो कहाँ नहीं, वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आक्रमण कर दिया।
पहला आक्रमण हिटलर ने किया रूस पर। जब रूस पर आक्रमण किया, अब क्या करेंगे आप? तो आपको आगे आना पड़ेगा और फिर दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा जो उस समय हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या खास बात थी? क्योंकि कहा यही जाता है कि लोग आपको, जैसे आपने बताया, मार्क्स के कुछ सिद्धांतों से आपको दिक्कत है भी या सहमति नहीं है। जब भी स्टालिन का जिक्र आता है, आप एक चीज़ का जिक्र करते हैं, एक का नहीं करते हैं। स्टालिन खुद ही मार्क्सवादी नहीं थे। नहीं, वो तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इसको सीरियसली लीजिए। अगर वो मार्क्सवादी होते, सही अर्थ मतलब दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन के हिसाब से मार्क्सवादी होते, तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया होता अपनी राज्य व्यवस्था को। वो तो नहीं किया, वो लेनिन ने भी नहीं किया। तो गोर्बाचोव ने किया। गोर्बाचोव ने किया। गोर्बाचोव तो मार्क्सवादी रहे नहीं, आप नहीं मानेंगे उनको मार्क्सवादी। नहीं, डिसेंट्रलाइज किया नहीं, गोर्बाचोव तो मार्क्सवादी नहीं मानेंगे ना आप। वो तो आप कहेंगे उन्होंने पतन कर दिया, नष्ट कर दिया सब जो कुछ किया गया था उसको। तो अब आप देखिए कि जो कुछ वहाँ किया जा रहा है वो मार्क्स के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मतलब मार्क्स की अपनी जो कंट्राडिक्शन, या कहिए कि जो इनर कंट्राडिक्शन है, उस पर मैंने कई बार बात की है, लेकिन फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कहता मान लीजिए मार्क्स ठीक है, तो मार्क्स जो चाहते हैं वो तो आप नहीं कर रहे हैं ना। मार्क्स का जो बुनियादी प्रिंसिपल है, जो वैल्यू है, वो फ्रीडम है, इक्वलिटी नहीं है। फ्रीडम इक्वलिटी के बिना हो नहीं सकती, इसलिए इक्वलिटी की बात है, क्योंकि आप उसके बिना पूरी तरह फ्री नहीं हो सकते जब तक आप समाज में इनइक्वलिटी रहती है। वरना आप देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आखिरी हिस्से में क्या कहते हैं वो, कि प्रत्येक की स्वतंत्रता ही सबकी स्वतंत्रता की अनिवार्य कसौटी है। अब ये प्रत्येक कौन है? स्टालिन है कि सारी रूसी जनता है? इसलिए मैं मानता हूँ खुद ही मार्क्सवादी नहीं थे। ठीक, इसी तरीके से विनोबा भावे पर आपने काम किया। विनोबा भावे ने राज्य की जगह प्राज्य शब्द के इस्तेमाल का जिक्र किया, आपने उसको लिखा भी। संभावना है इस शब्द के प्रयोग किए जाने को लेकर, या इस तरह के यूटोपिया आने की? देखिए, एक तो सवाल सिर्फ इस बात का उठता है कि राज्य शब्द का मतलब क्या है? प्रजा का राज्य। हम सामान्य से आधुनिक जो प्रजातंत्र है उससे न जोड़ें, वो तात्पर्य नहीं उनका। वो गांधी के स्वराज जैसा राज्य है, और गांधी के स्वराज का जो तात्पर्य है वो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। वो गांधी का स्वराज है। केवल अंग्रेजों से आज़ादी गांधी का स्वराज नहीं है, वो तो एक कदम है पहला उस तरफ बढ़ने का। तो वही बात विनोबा कहते हैं। जैसे वो ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे प्रजा की शक्ति और योग्यता और ज्ञान बढ़ेगा, प्रजा में परस्पर सहयोग का मादा बढ़ेगा, वैसे वैसे सरकार की ज़रूरत कम होती जाएगी। फिर सरकार आज्ञा देने वाली नहीं बल्कि सलाह देने वाली संस्था बन जाएगी। हाँ, तो ये तो टॉल्स्टॉय भी कहते हैं, ये तो प्रूदो भी कहते हैं, ये तो थॉरो भी कहते हैं। हाँ, मगर ये संभव नहीं है। नहीं, अब सवाल यही है कि अगर आपसे कोई 1000 साल पहले कहता कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो क्या संभव कहता कोई इसको? अगर कोई आपसे 16वीं शताब्दी में कहता कि रूस में क्रांति हो जाएगी 20वीं शताब्दी के शुरू में, तो आपको संभव लगती है? इतिहास में कई चीज़ें पहली बार होती हैं और धीमे धीमे विकसित होती हुई होती हैं। अगर वो नहीं होती तो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वो जो पहली बार होती हैं उनको दिशा देने का काम साहित्य और लेखक ही करते हैं। ये दावा तो मैं नहीं करता, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि साहित्य और लेखन का काम दिशा देने का है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर उसका काम मनुष्य के मन को अधिक से अधिक गहराई में जाकर के समझने और संवेदित करने का काम करती है। अगर उससे सब चीज़ें संवेदित होती हैं तो ठीक है। ठीक। अतीत में जीते रहना जीवन है या मृत्यु का ही एक और प्रकार, आपने लिखा। जीते हैं अतीत में? नहीं जीना चाहिए। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ,
मैं अतीत में जीता नहीं हूँ, अतीत से जानने की कोशिश करता हूँ कि मनुष्य कैसे बढ़ा है। तो इसलिए आगे बढ़ना ही उस इतिहास को जानना है सही अर्थों में। मैंने सुना आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं? हाँ, कोई भी आधुनिक उपकरण ये जो टेक्नोलॉजी वाले नहीं, हाँ, इस्तेमाल भी नहीं करते हैं? आता नहीं मुझे। सीखना चाहिए नहीं? अब क्या क्या सीखें कविता लिखना सीख जाऊं तो बहुत है। अरे कविता तो आप इतना बात हमारी और आपकी हुई है, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर सीखना नहीं चाहते? नहीं, एक तो कभी ऐसे खास ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई जी। सब लोग कहते हैं ज़रूरी है, पर मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। और दूसरा ये है कि चाहा भी नहीं। मतलब मुझे फिर मैं देखता हूँ जो हमारे मित्र भी अच्छे, मेरे घनिष्ठ मित्र भी लगे रहते हैं उसी में 24 घंटे ज़रूरत तो मैंने कहा फिर वो मुश्किल हो जाएगी, फिर मेरी भी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अब तो सबको ज़रूरत है ही, मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगती। ये वैसा ही तो नहीं है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, वो महाराज बीकानेर को नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी आपको? हाँ, वो तो खैर एक तरह की उद्दंडता थी हम लोगों की युवावस्था में जी। वो किस्सा यूँ हुआ कि बीकानेर के जो महाराज MP भी थे, हाँ, महाराजा खुद नहीं रहे थे लेकिन उपाधि चलती थी उस समय तक। हाँ। तो महाराजा करणी सिंह जो बहुत अच्छे शूटर थे और जी। एशिया के चैंपियन थे उसके, और बहुत भले व्यक्ति थे। हमें व्यक्ति रूप में उनसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। बहुत भले व्यक्ति थे, बहुत ही सज्जन। किसी तरह का जो दुर्गुण सामान्यतः राज परिवारों में पाया जाता रहा था उनमें एक भी नहीं था। तो इस नाते तो हम सम्मान करते थे उनका। लेकिन होता क्या था कि वो साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा एक मंदिर है लक्ष्मीनाथ जी का, वो बीकानेर के उसमें लिखा जाता है कि राज्य लक्ष्मीनाथ जी का दीवान राजा है, यानी उतना महत्वपूर्ण मंदिर है वो। तो उसके दर्शन करने के लिए वो जाया करते थे। तो जब जाते थे तो हमारी जो पान की दुकान थी उसके आगे से रास्ता जाता था, तो वहाँ से गुजरते थे तो सब जगह पूरे रास्ते भीड़ खड़ी रहती थी और खम्मा खम्मा बोलती थी। बस राजाओं के लिए से खम्मा घड़ी बोला जाता था, वैसे बोलती थी। हमको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि आपको जाना है जाइए आइए। और दूसरा ये कि भी खम्मा खम्मा बोलने का क्या अर्थ है। और फिर वो क्या है कि तो हमारे बाबा जो थे जिनका जिक्र मैंने किया वो भी सब राज परिवारों के वो प्रति बड़ा श्रद्धा रखने वाले पीढ़ी के थे। तो जब हमारी दुकान के आगे से गुजरते थे तो उनको एक पान पेश किया जाता थाली में रख करके। वो पता नहीं खाते थे नहीं खाते थे मुझे पता नहीं, लेकिन वो ग्रहण कर लेते थे उसको। 1-2 बार देखा मैंने इधर से अपने बचपन में। फिर जब हम कॉलेज में आए तो मैं और एक मेरा दोस्त दोनों जो थे वो थोड़ा उग्र समाजवादी हो रहे थे। तो हमको लगा इसका क्या मतलब है, राजा है तो एक तो महाराजा किस बात की कहना, क्यों कहना। और दूसरा ये कि ठीक है वो PhD से डॉक्टर करणी सिंह का ही में कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ ये कि वो एक दफ़ा आ रहे थे, हम दोनों तय किया कि हम ना तो खड़े होंगे ना खम्मा बोलेंगे। तो मेरी दुकान जहाँ वो पान मेरे बाबा, अच्छा उससे 2-3 दुकान आगे पर एक दुकान के आगे पटिया लगी हुई थी। तो मैं और मेरा दोस्त उस पर बैठ गए। अब वो खुली कार में आते थे तो कार धीमी गति से मंथर गति से आगे बढ़ रही है और वो खमा चल 4 दुकान पीछे हमारी दुकान थी उसी रोड पे। तो हमारे बाबा ने उनको प्रणाम वगैरह किया, जो भी किया, प्रणाम के आशीर्वाद देते थे ब्राह्मण लोग। और वो खमा तो वही बोलते थे। आगे जब निकली तो उनकी समझ में आ गया मेरे बाबा को कि थोड़ा शैतानी करने पे उतरा हुआ है, क्योंकि खड़ा नहीं हो रहे। अब वहाँ करके देख रहे हैं मेरी तरफ। मैंने कभी देखेंगे तो मारे जाएंगे, तो अपने देखो ही मत इस तरह। तो हम दोनों बैठे रहे दोस्त, और जो महाराजा करणी सिंह बिल्कुल हमारे आगे से वो कार आ गई तो उनकी समझ में आ गया कि आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, कि ये कुछ शैतानी करने में उतरे हुए लड़के ही थे, 18-19 साल की उम्र थी। तो वो क्या है कि वो सबको यूँ हाथ कर रहे थे, हमारी तरफ यूँ झुक करके किया। तो अब हम शिष्टाचार में सोच के हमको भी झुकना पड़ा। क्या बात। पर ये उनकी महानता थी। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, कर निकल जाते क्या हो जाता। लेकिन ये मतलब, और तब हमें लगा कि हमारी उद्दंडता थी। हमें ज़रूरत क्या थी वहाँ बैठने की, भाई हमें नहीं करना, ना बैठे वहाँ ना जाए। एक तरीका ये भी तो होता है ना। और मैंने तो बड़ा रिस्क लिया उसमें, मेरे बाबा बहुत नाराज़ हो सकते थे। चलिए, जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या रहा? मेरे बाबा से मिला प्रेम।
और जीवन का सबसे बड़ा दुख? वैसा प्रेम फिर कभी नहीं मिला। जितना काम किया उससे संतुष्ट हो पाए? नहीं, और ये औपचारिक रूप से नहीं कह रहा हूँ। बहुत कुछ शायद मन में उठता रहता है, कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो नहीं जानता। साहित्य समाज को आपने बदलते हुए देखा है 50 के दशक से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अभी का जो साहित्य समाज है, जिस तरह की राजनीति है और तमाम चीज़ें हैं, कितना बदलाव, क्या ये सब चीज़ें उस समय में भी थी? थोड़ी बहुत तो थी, मगर इस तरह की नहीं थी। अभी थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ी स्तरहीनता है। उस समय इन चीज़ों का भी एक स्तर हुआ करता था। आपके आगे बढ़ने में परिवार का कितना योगदान रहा? परिवार ने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। सबसे बड़ा योगदान तो ये, मैंने जो करना चाहा उन्होंने मुझे अलाउ किया, और परिवार के लिए मुझे जो करना था वो मैंने किया। लेकिन पारिवारिक मामलों में उलझना और ये सब जो समय देना उसके अंदर, वो नहीं किया। मेरे भाई थे मेरे से छोटा, सब जिम्मेदारी, पहले तो मेरे पिताजी वगैरह बाबा थे तब तो सोचने की जरूरत नहीं थी, वही करते थे। उनके बाद में मेरे भाई ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली पूरे परिवार की, और केवल आर्थिक जिम्मेदारी मूलतः मेरी थी, वो मैं पूरी कर देता था। बात भी, और ऐसा कुछ ज़्यादा थी भी नहीं, क्योंकि सामान्य प्रकार का परिवार था। हम लोगों के यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें जुटाने की न तब प्रवृत्ति से न आ जाए, तो इसलिए ठीक ठीक चल जाता था काम। तो वो सब जिम्मेदारी उठाता था। उसकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक दिक्कत आई, क्योंकि घर में कोई बड़ा नहीं था दूसरा। तो मेरी माँ थी, लेकिन वो संभाल लेती थी, और फिर बच्चे बड़े हो गए तो अब वो संभालते। कैसे पिता रहे? बहुत खराब, इसलिए कि आज मैं अपने पोते पोतियों की तरफ जितना ध्यान देता हूँ उतना मैं अपने बच्चों की तरफ नहीं, अपने बेटों की तरफ नहीं देता। 4 बेटे हैं मेरे, उतना ध्यान उनकी तरफ नहीं दे पाया। लेकिन मेरा भाई देता था, इसलिए वो जॉइंट परिवारों में जैसा होता है, एक तो सिस्टम होता है, कभी चाचा ताऊ वगैरह सब देखते थे, वो देखते, इसलिए मैंने कभी लगा नहीं कि मुझे कुछ करना चाहिए। कैसे पति रहे? औसत, बहुत ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ भी नहीं दे पाया। मतलब ये एक्चुअली वो पढ़ने लिखने में ही सारा समय चला जाता था। तो और शादी बहुत बचपन में हो गई थी, तो कुछ पता भी नहीं चला कि रोमांस वगैरह क्या होता है। जी। कैसे प्राध्यापक रहे? मेरा ख्याल है संतोषजनक रहा, क्योंकि अधिकांशतः विद्यार्थी संतुष्ट नजर आए। और मैंने ये ज़रूर ध्यान दिया हमेशा, जब भी मैं कहीं टीचिंग में था तो कभी क्लास मिस नहीं करना, पूरी तैयारी के साथ जाना, और पूरे समय पढ़ाना। जिन विद्यार्थियों में कुछ विशिष्ट प्रतिभा दिखाई दे उनसे व्यक्तिगत भी बातचीत करना, कुछ समझाना उनको, कुछ उनकी। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ के कुछ तो ऐसे विद्यार्थी निकले जिन्होंने आगे काम किया, तो वो मेरे लिए संतोषजनक था। अभी भी है। अभी जो मैंने अहिंसा शांति ग्रंथमाला प्रकाशित की है जी, एक ग्रंथ को विश्वकोश के बाद में, उसमें 10-12 किताबें तो मेरे विद्यार्थी ने लिख दी। यानी इतना उन्होंने अपने को, और मेरे संपादन से निकलना आसान नहीं होता था, तो वो जानते थे, तो मेहनत से लिखी सब चीज़ें। क्या बात है। कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? मैं पहाड़ पे जाके एकांत में रहना चाहता था, जो नहीं रह पाया। मौका तो मिला ही होगा? नहीं, पहाड़ पे जाने के तो बहुत मौके मिले, वो तो अभी भी मिल सकते हैं, पर बिल्कुल ऐसे किसी जगह जा कर के जहाँ आप अपने, चलिए यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ तो हैं आस पास के, मतलब नहीं, वैसे मैं तो बहुत ऊंचे पहाड़ों पे गया हूँ, सभी जगह गया हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फूलों की घाटी वगैरह भी सब आया हूँ, कश्मीर सब जगह। लेकिन आखिर रहना, मतलब वहाँ निवास करना, ये था कि रिटायरमेंट के बाद यही करूँगा। नहीं, आप तो रिटायर होकर भी रिटायर नहीं हुए। वही हुआ, मैं कहता हूँ कई बार, और उसकी जिम्मेदारी अशोक वाजपेयी पर है। उन्होंने 6 महीने के लिए मुझे बुलाया था
हाँ, विश्वविद्यालय में वर्धा। हाँ, फैकल्टी बनी नहीं थी, बोले तुम आ जाओ एक बार 6 महीने के लिए। मैं लगभग 6 साल रहा। अब स्टूडेंट्स का आग्रह हो जाता था, ये फैकल्टी तब तक नहीं बनी। और वहाँ से मुक्त होने के बाद फिर किसी और ने पकड़ लिया, फिर IIIT चला गया, 8 साल रहा। लेकिन विद्यार्थी मतलब तो वो चीज़ नहीं हो पाई जो मन में थी मेरे। देखो कभी हो पाए तो। चलिए, आप ऐसे ही फिट रहें, स्वस्थ रहें, शुक्रिया। लिखते रहें, और आलोचना जो कि आप नहीं के बराबर बची है, अगर आप उसमें और लिखें, हाथ आजमाएं। नहीं, थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ जितना समझ में आता है जी। छिटपुट लेख तो आपके हैं ही, लेकिन एक जो इसको मैं आलोचना कह रहा हूँ उस तरह की तो एक अज्ञे वाली किताब ही थी केवल। हाँ, वो केवल वही किताब आपकी रही। कविता आप ऐसे ही लिखते रहें, और विश्वकोश जो आपने तैयार किया वो बहुत बड़ा काम है, सबके बस का काम वो है भी नहीं। धन्यवाद। तो आप ऐसे ही सृजनरत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया संगत के लिए आपने समय दिया। चाहता हूँ ये कार्यक्रम आप एक कविता पढ़कर अंत करें। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने कुछ कविताएं लिखी थी जी। उनमें से एक तरह से उसके प्रति भी जी, प्यार का ही प्रकार। फर्क है प्यार और कर्तव्य, फर्क है प्यार और कर्तव्य। कर्तव्य था वह जिसने बांधे रखा हमें, क्योंकि प्यार था दोनों को कर्तव्य से अपने। क्या कहेंगे उसे, प्यार का ही एक और प्रकार। मैं तो किसी संगठन का कभी सदस्य रहा ही नहीं, मेरे मित्र दोनों तरफ बराबर रहे। मैंने जो जीवन जिया है उसमें जो विविधता रही है उसने स्वाभाविक रूप से मुझे विषय दिए। जब विचार सघन हो जाएं तो कहा जाना जरूरी होता है। हाँ, विचार को तो सघन होने देना चाहिए। गांव और शहर के बीच कैसे रहा जाए, कैसे एक सहमेल बनाया जाए, ये गोरखपुर ने सिखाया। जनता में से कुछ महिलाएं आईं, आंसू एकदम भरे हुए, भावुक थीं, और उन्होंने कहा कि सर उसको बेटियां क्यों नहीं। हमने कहा कविता ये नहीं कहती है कि उसको बेटियां नहीं हों। तो हम जानते हैं कि आलोचना का जो अनुशासन है उसकी अपेक्षाएं क्या हैं।